अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एस्टेन और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और मुझे उम्मीद है जहां भी होंगे खैर और आफियत के साथ होंगे। और सुबह सुबह जब मैं आ रही थी तो यार कुछ लेट हो गई आज, ना पूछें। और जल्दी जल्दी में तैयारी, पता नहीं कैसे लग रही, मुझे बताओ यार, अच्छी लग रही हूँ मैं तो आज कुछ जल्दी में तैयारी हो गई यार। मज़ा नहीं आता जब तक कुछ टाइम ना लगे, कुछ टाइम तो ज़रूरी है मेक ओवर के लिए। तो आज इतनी जल्दी थी मुझे, और वैसे मैं घर से रूटीन वाइज जैसे निकलती हूँ वैसे ही निकली, लेकिन हुआ ये कि रास्ते में ट्रैफिक जाम और जनाब हारन ड्राइवर दिए जा रहे। मसला की मैं हैरान कि क्या है यार, सुबह सुबह एक तो बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे और फिर ये ट्रैफिक जैम क्यों हो गई। तो जब हम लोग 5 मिनट गुजर गए तो आगे जब निकले रास्ता साफ हुआ, दिखा क्लियर हुआ, तो एक गड्डी में एक भाई साहब जो है अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को, कुछ हार्डली होगा 6, 7, 8 महीने का बच्चा होगा, उसको ऐसे बिठा के बैठे हैं, मोबाइल हाथ में है, उनको कोई परवाह नहीं है भाई साहब को। ट्रैफिक जैम है, रुकी हुई है और लोग हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे लगे हुए और बच्चा जो है स्टीयरिंग पकड़ के खेल रहा है। यार क्या है यार, हद हो गई है यार। गैर जिम्मेदारी की भी कोई हद होती है, इस तरह नहीं करते। खुदा ना खास्ता आप जा रहे हैं और बच्चा आपके जिस तरह हाथ में स्टीयरिंग पकड़ रहा है, छोटा, उसको संभाल रहे हैं, उधर से मोबाइल को संभाल रहे हैं, तो कोई हादसा हो जाए तो ख्याल रखें, अपना नहीं तो दूसरों का ख्याल रखें, कुछ जिम्मेदारी का सबूत है दिया करें। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, मैं डिस्कस करूंगी कि यार ऐसे बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं यार। आप एक सुलझे हुए शहरी हैं, मैं तो सुलझे शहरी कहती हूँ, तो पढ़े लिखे भी हैं, आपको इतना सेंस तो होना चाहिए क्या गलत है क्या सही है, इतना तो पता होना चाहिए। चले जी, बस हो गया, कर लिया गिला शिकवा जो मैंने करना था, आगे चलते हैं। और आज क्योंकि 7 अप्रैल है, मैं सही कह रही हूँ, डेटों में बड़ी गटमट कर जाती हूँ, मैं आपको बता दूं। और फिर उसके बाद आयशा क्या कर दिया तुमने, आज ये डेट नहीं थी, तो हाय अल्लाह, तुम परेशान हो जाती यार, क्या करूँ, भूल ही जाता है बंदा है कभी। तो वह 7 अप्रैल है 2021 में हम हैं, तो ये तो मुझे सही पता है। अच्छा, आलमी यौम सेहत का दिन मनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है सेहत के हवाले से। और इस दिन का जो मनाने का मकसद है वो ये है कि हर एक को सेहत की सहूलियात फराहम की जाए, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, बगैर देखे कि क्या रंग है क्या नस्ल है। और क्योंकि ये इंसान का बुनियादी हक है सेहत प्रोवाइड करना या उसका सेहतमंद होना, तो ये ज़रूरी है। अदम मसावात को ख़त्म करना ये है, और एक साथ मिलकर एक बेहतर सेहत बख्श दुनिया को लेकर चलना, उसके लिए काम करना, ये है इस दिन का मकसद और ये है इस दिन का थीम। अगर हम लोग अपनी बात करते हैं और तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं, हम सबको पता है यार सेहत 1000 नेमत है, हम कहते भी हैं, देखिए 1000 नेमत है, और करते क्या है इसके लिए, कुछ भी नहीं करते। अपने लिए बहुत करते हैं। मैं देखिए 1 घंटा मेकओवर ना करो तो मुझे सुकून ही नहीं मिलता यार, इतना टाइम तो मुझे लगना चाहिए बनने संवरने के लिए, लेकिन सेहत के लिए मैंने कुछ किया नहीं किया। तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं पर करते कुछ नहीं है, अपना इलाज प्रॉपर नहीं करते। जो बीमार है हम समझते हैं कि यार ठीक हो जाएगा, यार ये गोली दे दो, ये टैबलेट दे दो। आजकल क्या बीमारी है जो बहुत ज्यादा कॉमन है, आजकल लोग डिप्रेस हैं, टेंशन में है, और गुस्सा बहुत ज्यादा आता है लोगों को, हाइपर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ कभी कभी यार, इंसान हूँ मैं भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर मैं बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेती हूँ, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, यार ऐसा नहीं होना चाहिए बंदे को। तो ये चीजें बढ़ रही हैं। इस हवाले से आज हमारा शो है और हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनीस खान साहब। वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, तनु गुस्सा आना या नहीं आता? नॉर्मल है जी, गुस्सा तो बहुत नॉर्मल है, जरूरी है। ये जज्बा जो है या एहसास जो है अगर नहीं है तो इसका मतलब है बंदा एबनॉर्मल है। जी बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो ये फील ही नहीं कर रहा तो क्या होगा, क्या होगी उसकी पर्सनैलिटी? कुछ भी नहीं होगी, वो जो मिट्टी का बोत है वो बन के बैठा रहेगा, और क्या। अच्छा, उसके बारे में यही कहा जाएगा, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। मुझे याद है स्टार्ट में जब मेरी शादी तो मेरे हस्बैंड, जब मुझे गुस्सा लगता है मैं चीखती चिल्लाती, ये करते नहीं आप, ये नहीं करते। अच्छा, वो एवं बैठा था, बेचारा मिश्रण सा बन के बैठा होता था। तो मैं कहती थी यार ये बंदा है क्या है, मैं पत्थर अपने सर फोड़ेगा, मैं क्या कर रही हूँ। तो अक्सर लोग ऐसा करते हैं, जानबूझ के करते हैं,
या खुशी महसूस करते हैं? नहीं, वो बस उन्होंने एक तरीका ढूंढा हुआ है हाँ कि अगर एक बंदे को गुस्सा आ जाए तो बेहतर ये है कि इसको चुपचाप जो है ना इसको कोशिश की जाए, रिएक्ट ना किया जाए। हाय अल्लाह। और उसके तो बाद वो उसके बाद चिड़ चढ़ती है ना, आप ये बताएं। ये चिढ़ाने का तरीका है। दिल चाहता है कि कोई झगड़ा करे। हाँ, तो बंदा झगड़ नहीं रहा और बंदी जो है बोले जा रही है और बंदा बड़े कूल और बैठा है। अच्छा ये कुछ लोग ना ऐसा इसलिए भी करते हैं यार, ये एक तो रिश्ते जो है बने रहें, कुछ लोगों की ये स्ट्रेटजी भी होती है कि यार रिश्ते लड़ाइयों से तो टूटते हैं, लाजमी बात है, तो मैं जो है काम और कूल रहूं और कोई बात, जितना लड़के लड़े दिल की भड़ास निकाले, ये बंदी निकाले, ये नहीं पता तो बंदी कुछ चाहती है, रिएक्शन चाहती है, कहती है हौसला दे दो मैनू, तो ये तो जरूरी है। इस पर बात करते हैं। आज बहुत वसी एक टॉपिक है हमारे पास जिस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ एक और गेस्ट भी हैं, मैं चाहूंगी कि उनका भी तारुफ करा दूं। हाँ बस चीफ कंसल्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट हैं डॉक्टर कयूम सादिक गरीचा साहब, वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, मजे में हैं? सब खैरियत है। और बहुत सारी टेंशनों के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे वो कितने दर्दे शर्दे भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं और एक जो थेरेपिस्ट है, फिजिकल थेरेपिस्ट है, तो वो बहुत सारे मशवरे, बहुत सारे एक्सरसाइज बताते हैं हमें। तो आज आपसे हमने कंसल्ट किया, डॉक्टर आ गए यार, आज सेहत का दिन था, तो इस सेहत के दिन के बारे से पहले क्या कहेंगे? सेहत बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। सेहत तो सबसे पहला जो हमारा जो पहली प्रेफरेंस है वो हमारी सेहत होनी चाहिए। इससे बड़ी चीज़ हमारे पास कोई और चीज़ कोई नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे पास सेहत नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो हमारे पास सेहत है। अगर हम अपना टाइम सेहत पे नहीं लगाएंगे तो मेरा ख्याल है कि हम बाकी चीज़ों पे टाइम नहीं लगा सकते, क्योंकि पहली जो बेसिक हमारी बुनियाद ज़रूरी है वो हमारी सेहत है। अच्छा, यहाँ हम बात करते हैं गुर्बत की। यार जिस तरह हमारा मुल्क है, जिस तरह देखिए हम कहते हैं यार, ठीक है, हम कहते हैं और करते नहीं है। चलो ये चंद एक लोगों के लिए तो मिसाल है जो पैसा रखते हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, उनका वे ऑफ लिविंग अच्छा है, स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन यहाँ जिस तरह मजदूर तबका है, जिस तरह गरीब लोग हैं, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, अब वो बेचारे खानों को नहीं मिल रहा, खाने को कहते हैं यार मैं अपना इलाज कैसे कराऊं। ये तो यहाँ ऐसी सहूलियात होना जरूरी है। यहाँ एक नेशनल हॉस्पिटल है, वहाँ भी अब बहुत सारी चीजें, पर्ची तो है 5-10 रुपए की पर्ची है, उसके बाद जो अब बहुत सारी चीजें हैं, टेस्ट हैं, उन पे तो पैसे लगते हैं। तो ये सहूलियात फ्री होना कितना जरूरी है, आप क्या समझते हैं? गुर्बत देखिए मैडम, दो चीजें हैं, गुर्बत और शऊर। हाँ, अगर गुर्बत है तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, अगर शऊर नहीं है तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। गुर्बत में अगर आपको शऊर है, आप अपने काम कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, आपको अपने हकूक का अंदाजा होगा, आप अपने राइट्स का अंदाजा होगा कि मेरे क्या हकूक है, मेरी क्या अप्रोच है, मैं कहाँ तक काम कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास शऊर नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। पहला चीज है इल्म। गुर्बत में इसमें मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर आपके पास इल्म है, ठीक है, तो फिर आप अपने राइट्स के बारे में भी अवेयर होंगे, आप अपनी चीजों के बारे में भी अवेयर होंगे, आपने कहाँ जाना, कौन से किसके पास जाना, आपको सब कुछ पता होगा। इसमें जरूरी नहीं कि एक गरीब बंदा हो और वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इसमें पहली चीज है मतलब अपना शऊर, उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। गरीब बंदा ये नहीं है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी नहीं जा सकता, कोई वो फैसिलिटीज अवेल नहीं कर सकता, वो सब कुछ कर सकता, सिर्फ उसके पास नॉलेज होना चाहिए, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपनी सेहत का पता होना चाहिए। इसमें गुर्बत कहीं मैटर नहीं करती है, ठीक है। यानी ये लाइल्मी है, आप कहते हैं ये लाइल्मी है जी, ठीक है, कि यार रहने दो, छड्डो, क्वैक के पास चले जाते हैं, वो इंजेक्शन लगाने वाला यहाँ तो, हाँ ये बहुत ज्यादा है। एक टिक्का लगेगा बस ठीक हो, और एक बोतल लगवाएंगे, वो क्या कहते हैं ग्लूकोज की बोतल, डॉक्टर साहब है तो बड़ी लगाई जाती है पानी के। हाँ, तो ये ग्लूकोज की बोतल हर बीमारी में क्यों लगाई जाती है, ये तो बता दे मुझे जरा। देखिए ये इंतहाई गलत है। हाँ, सिर्फ जो लोग खा पी नहीं सकते, उल्टी है या कोई और वजह है, उनको तो लाजमी होनी चाहिए, स्पेशली बच्चों को अगर दस्तों वगैरह की बीमारी। हाँ। हमारे यहाँ जो है ना अनफॉर्चुनेटली ये जो क्वैक्स हैं और बाकी लोग हैं, इन्होंने तरीका ढूंढ लिया है कि लोगों को इस तरह से माइंड सेट किया है कि आपको बोतल लगेगी तो आप में ताकत आएगी और ताकत के टीके। अच्छा टीके डालो, डॉक्टर साहब 1000 2000 दिन लगा दो, लेकिन ताकत आनी चाहिए। अब इनको कौन समझाए कि ताकत जो है ना वो तो खाने से आएगी, अच्छी डाइट से आएगी, वर्जिश से आएगी। हाँ, बिल्कुल, बोतलों से तो नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो टेंशनें चल रही हैं, जो परेशानियां हैं, अब कोविड आया और जो अल्लाह बच्चों को फिर छुट्टियां हो गई, मजे करो तुसी,
ہے. عید تک چھٹیاں ہو گئی اور وہ جو سوشل میڈیا پہ ماؤں کے ریئیکشن دکھا رہے تھے, میں دکھاؤں کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا, ایسی مائیں سر پکڑ رہی تھی کیوں چھٹیاں ہو گئی. تو اور ٹینشن بڑھ گئی ہے سچی سے. میں خود پریشان تھی, میں ذہنوں سے پریشان تھی یار. یہ جو گھر میں بیٹھ کے جو ہے کڑیوں ورگا بنتا جا رہا ہے یار. اچھا بھلا اسکول جاتا تھا, اب نہیں, ہر بات پہ اعتراض, ماما یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے, مجھے یہ کھانا ہے, وہ پینا ہے. تو میں کہتی جا اسکول جا, کھلیں گے تیرے. تو ابھی تو اسکول میں نہیں کھلتے, ایسا تو نہیں کہا جا سکتا. تو ٹینشن بڑھ گئی ہے. جی یہ تو تھرڈ ویو چل رہی ہے, اب کافی ممالک میں تو فورتھ ویو بھی آ گئی ہے. بالکل. تو یہ ٹینشنیں بڑی, اور اس ٹینشنوں کو کیا, اس ٹینشن میں کریں کیا, مائیں کیا کرے بیچاری, یہ تو بتا دیں. ساری بیچاری مائیں ہمیں میری طرح بیچاری دیکھ رہی ہوں گی. تو کچھ اس طرح کے ریئیکشن تھے کل جب پتا چلا, کل تھا یا پرسوں تھا میرا خیال ہے, پتا کل کرنا تھا, اناؤنس ہونا تھا. اور اس کے بعد جو ہے بیمس بنائے گئے اور مائیں جو ہے وہ بیچاری جو پریشان ہو گئی, اللہ یہ کیا ہو گیا, کیا فیصلہ ہو گیا, ان کو تو جاننا چاہیے تھا. ٹھیک ہے کووڈ ہے اور اس میں بچے جو ہے سب سے زیادہ اس بار جو ہے متاثر ہو رہے ہیں, پچھلی مرتبہ نہیں ہوئے. تو لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کا بھی حرج ہو رہا ہے اور مائیں تھوڑی ریلیکس ہو جاتی تھی. تو اب تو 24 گھنٹے جو ہے بچے سر پر ہے اور شور شرابہ ہے, لڑائی جھگڑے ہیں. تو اب اس ٹینشن میں کیا کیا جائے, ٹینشن سے کیسے ریلیف پائے, ڈاکٹر صاحب بتائیں آپ. دیکھیں اس میں کافی سارے ہیں, لیکن آج کا جو اسپیسیفک ٹاپک ہے وہ کوئی آج سے کوئی تقریباً 30 سال پہلے اس کو ٹرائی کیا گیا تھا, اور وہ ٹیپنگ تھراپی ہے. ٹھیک ہے. کہ اور اس کا بنیادی جو ہے وہ جو آکو پریشر کہتے ہیں یا آکو پنکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ٹیپ کرنے سے جو ہے نا وہ, اور خاص طور پہ جو ہے نا مطلب ایک طریقہ کار ہے, اگر اس کو اپنایا جائے تو وہ ٹینشن کو اور آپ کے جو فیئرز ہیں, فوبیاز ہیں, وہ ٹھیک کر سکتا ہے. شکر ہے کچھ تو حل نکلا کہ اگر آپ ٹینشن میں ہیں, پریشان ہیں, تو ٹیپنگ جو تھراپی ہے وہ کر کے تو آپ کچھ ریلیف لے سکتے ہیں, آپ کو مل سکتا ہے. تو کیا ہے کچھ بتائیں گے. اچھا, وہ ٹیپنگ تھراپی یہ ہے کہ آپ کے جسم پہ نا کافی سارے پوائنٹس ہیں. تو اس میں سے جو ٹیپنگ تھراپی کے لیے یوز ہوتے ہیں, اس میں ایک تو یہ جو ٹیپنگ کرتے ہیں وہ 2 انگلیوں سے ٹیپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, 2 سے 3 دفعہ ٹیپ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اتنا مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زور سے کریں. اس میں جو ہے نا یہ جو آئی کا یہ حصہ ہے یہاں پہ, پھر اس سائڈ پہ, پھر آپ جو ہے نا آئی کے بالکل اس سائڈ پہ ٹیپ کرتے ہیں. پھر آئی کے یہ تھپتھپانا ہے, یہ جس آئی برو جہاں پہ ختم ہوتا ہے یہ حصہ ہے 3 دفعہ. پھر یہ جو یہاں پر ہے یہاں پہ ٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ یہ لپس کے اوپر کرتے ہیں, پھر اس جگہ پہ ٹیپ کرتے ہیں. پھر جو آپ کی جہاں پہ یہ یو بنتا ہے نا, کالر بونز آپ کی جو کٹھی ہوتی ہیں, اس کے دونوں طرف جو ہے نا یہ یہاں پہ ٹیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پھر آپ کا یہ جو حصہ ہے ہاتھ کا, اس کو ہم کراٹے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے نا یہ تیزی کے ساتھ کو 10 دفعہ ٹیپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ جو ہے نا یہاں پر آرم پٹس پہ تو نہیں, اس سے ذرا نیچے جو ہے نا یہاں پہ پورے ہاتھ سے جو ہے نا 3 انگلیوں سے کر سکتے ہیں یہاں پہ. اچھا, اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ آنکھیں بند کر لیں, پرسکون ہو جائیں اور گہرا سانس لیں, اور آپ کے اس کی جو بیسک مطلب فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر نا نیگیٹو ایموشنز وہ اسٹور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, غصہ بھی ہے, فیئر بھی ہے, فوبیاز بھی ہیں. اچھا, لیکن وہ انسان جو ہے نا اس کو وہ سم ٹائمز ریکوگنائز نہیں کرنے پاتا. ٹھیک ہے. تو وہ آنکھیں بند کر کے جب یہ آپ یہ کریں تو سب سے پہلے آپ ریئلائز کریں کہ مجھے خوف ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اچھی طرح یہ دیکھیں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, سٹریس ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہ سٹریس بھی ہے, یہ خوف بھی ہے, لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود مجھے اپنی ذات سے یقین ہے, میں اپنے آپ پہ بلیو کرتا ہوں, میں یقین رکھتا ہوں اور میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو. پھر جب وہ ریئلائز کرتا ہے اور تو اس طریقے سے جو ہے نا جو اس کے نیگیٹو ایموشنز ہیں ان کو وہ پہچان کے ان کو ٹیپ آؤٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ 2 چیزیں ہیں ڈاکٹر صاحب جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں. ایک تو ٹیپنگ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے تھپتھپانا ہے. جی سیدھی سی بات, تھپتھپانا ہے آہستہ سے, یہاں
اور کچھ ٹائم کے لیے ریلیکس فیل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ سوچ کو بھی تھپ تھپانا ہے. پتہ ہے صرف دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ فزیکل تھپ تھپا رہے ہیں، ادھر آپ کی سوچ کو بھی تھپ تھپا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں آپ اپنے آپ کو انسان سمجھیں یا جو بھی سمجھیں، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ ہمیں تو کوئی سمجھتا نہیں ہے، ہم نے تو کوئی انسان ہی نہیں سمجھتا. یہ ہوتا ہے نا یار، ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہم بھی سب کچھ فیل کرتے ہیں، ہم بھی تھکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ریلائز کرنے ہیں تو پھر آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس سے یہ بڑی اچھی ٹیکنیک ہے اگر اس کو استعمال کیا جائے، اور یہ ماس لیول پر آپ کو یاد ہوگا کہ یوگنڈا روانڈا میں کوئی 10 لاکھ بندوں کو قتل کر دیا گیا. ظاہر ہے بہت زیادہ دکھ افسردگی تھی. بوسنیا میں آپ کو یاد ہے بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے نا ان کو مطلب باقاعدہ پلاننگ کے تحت قتل کیا گیا. تو وہ اس میں جو جتنے ڈیزاسٹر ہیں، اس میں جب یہ تھراپی ٹیپنگ تھراپی ان کو انٹروڈیوس کرایا گیا اور اس کو باقاعدہ جو اس کو سمجھاتے ہیں سائیکالوجسٹ وغیرہ یا تھراپسٹ، انہوں نے بڑا اس سے اچھے رزلٹ لیے ہیں ان لوگوں کے. ٹھیک، گڈ گڈ. تو آپ لوگ بھی ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے، اور میں تو ٹرائی کروں گی. یقین میں تو یہیں بیٹھ کر ٹرائی کر رہی ہوں، پتہ چلے کچھ دیر بعد عائشہ سو رہی ہے. تو ڈاکٹر کہیں ہم آپ کی طرف موو کرتے ہیں، آپ سے جاننا چاہیں گے آج کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جن سے ان کو فائدہ ہو. بتائیے. میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے فیلڈ کے حوالے سے بات کروں گا. جی ضرور. فزیکل تھراپی کے حوالے سے کہ فزیکل تھراپی کا زندگی میں کیا رول ہے. جی ضرور. فزیکل تھراپی کا زندگی میں اتنا زیادہ رول ہے جتنا کہ ہماری سانس کا رول ہے. ٹھیک ہے. فزیکل تھراپی میں بہت ساری ڈومینز آ جاتی ہیں، ریہیبلیٹیشن آ جاتی ہے، ایکسرسائز آ جاتی ہے، کلینکل فزیکل تھراپی آ جاتی ہے، بہت ساری الگ ڈومین ہیں، فردر برانچز ہیں. تو جو کلینکل فزیکل تھراپی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ڈیزیزز ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو بیماریاں ہیں، آپ ان کو کلینکل طور پر آپ اس کو کرتے ہیں، مطلب ٹریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتی ہے ایکسرسائز اور پھر ریہیبلیٹیشن میں ہم معذور افراد کی بحالی کرتے ہیں. اور جو ایکسرسائز ہے ڈفرینٹ، مطلب جس میں جم آ جاتی ہے، ایروبک آ جاتی ہیں، وہ ساری ہم ان لوگوں کے لیے یوز کرتے ہیں جو مطلب تھوڑا سا مطلب فیڈ اپ ہو چکے ہوں لائف کے ساتھ نا. تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ آپ واک شاک کریں، تھوڑی سی ایروبک کریں، سوئمنگ کریں، جم شم کریں، ہلکی پھلکی واک کریں. اچھا. تو اب میں آتا ہوں پہلے نمبر پہ فزیکل تھراپی. فزیکل تھراپی جس میں ہم پراپر پیشنٹس کو ڈیل کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جیسے آج کل آپ کا ٹاپک ہے ٹینشن وغیرہ، اس میں ہم جو ٹینشن کو ریلیز کرتے ہیں. ہمارا جو پروسیجر ہے ہم بیسکلی ٹریپس کے اوپر کام کرتے ہیں. یہ جو نیک کے مسلس ہوتے ہیں ہم ان کے اوپر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو یہ سروائکل ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ جو اسپیزم ہوا ہوا، جو کھچاؤ ہوا ہوا، بہت زیادہ ٹینشن ہوئی ہوئی ہے، ہیڈک ہو گیا ہے، سروائکوجینک ہیڈک کہتے ہیں اس کو بیسکلی، تو وہ اس کی ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. اچھا، اس کے لیے باقاعدہ مشینیں ہوتی ہیں یا آپ جو ہے ہاتھ سے یا ایکسرسائز آپ بتاتے ہیں کہ ریلیکس ہونے کے لیے یہ کرنا ہے؟ کچھ میں چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں وہ جو ہماری عوام گھر میں کر سکتی ہے، ہمارے لوگ جو ہے گھر دیکھ رہے ہیں وہ گھر میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو اس میں بیسکلی اگر ایک تو ہلکا پھلکی ٹینشن ہے، ٹینشن کی بھی آگے گریڈز ہیں، ڈپریشن کی بھی آگے گریڈز ہیں کہ کون سی سٹیج کی ڈپریشن ہے، کون سی سٹیج کی نہیں ہے. اگر نارمل سی ڈپریشن ہے جیسے گھر میں عام طور پہ خواتین وغیرہ کو ہوتی ہے بچوں کی وجہ سے یا ہوتی ہے، تو اس میں تو ہم جسٹ گھر میں ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسٹریچ کریں، ایک ہاتھ ادھر رکھیں، ایک ادھر رکھیں، اس طرح اسٹریچ کریں، دوسری طرف اس طرح کریں. ٹھیک ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مسل جو ہوتا ہے نا اس کی بلڈ سپلائی انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر بہت زیادہ سویئر قسم کا اسپیزم ہے کہ وہ اس کی گردن موو بھی نہیں کر، اکثر فیمیلز ایسے دیکھ رہی ہوتی ہے میرے پاس اکثر آتی ہیں، تو اس کو باقاعدہ اندر موبلائزیشن ہوتی ہے، بونز کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تاکہ بون وہاں سے کوئی ہلی تو نہیں ہوئی. بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں، بیماریوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے شولڈر فریز ہو جاتے ہیں. یہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ کامن مسئلہ ہے آج کل کے دور میں. جب آپ کی عمر بڑھتی ہے، بیماریاں جو ہے شوگر پیشنٹ ہے یا دوسرے ہیں ان لوگوں کو یہ جو شولڈر فریز کا مسئلہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے گھر میں کیا ایکسرسائز کی جا سکتی ہے معذرت کے ساتھ آپ سے جاننا چاہیں گے. آفٹر ا شارٹ بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور جناب بالکل ہم ڈاکٹر قیوم سے بات کر رہے تھے فروزن شولڈر کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے تو ہم بات کر رہے تھے غصہ اور غصے کو کنٹرول کرنا. میں ذرا واپس ادھر آ رہی ہوں کیونکہ وقفے میں جو بات مجھے پتا چلی میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی جانیں کہ ڈاکٹر صاحب کو میں کہہ رہی تھی وقفے میں آپ کو غصہ آتا ہے، نہیں تو بتائیں آپ کو آتا ہے. تو اس پر ڈاکٹر قیوم نے بتایا کہ میں نے ان کو خود دیکھا اور انہوں نے کس طرح غصے کو کنٹرول کیا، کس طرح ایک پیشنٹ نے مس بیہیو کیا.
डॉक्टर कयूम आपकी ज़बानी ही सुनना चाहेंगे, क्या हुआ बताइए। वो इस तरह हुआ था कि हमारा मतलब मैं सर के साथ ही था, तो एक पेशेंट था जो मेंटली रिटार्डेड था, बहुत ज़्यादा मतलब जुनूनी कैफियत में था, तो वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका हुआ था क्योंकि उन लोगों को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं सर, ठीक है, दूसरों से अलग रखते हैं, ठीक है, तो जैसे ही कुंडली खुलती है तो वो रश करते हैं बाहर की तरफ, हम निकल जाए वहाँ से ना। तो सर वहाँ पे राउंड पे थे, तो उसने सर के साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव किया, बहुत ज़्यादा मतलब, तो धक्का दे दिया मतलब इस टाइप का कुछ। तो वहाँ पे तो सर बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है सर सीनियर थे, बहुत ज़्यादा सीनियर थे, तो मुझे लगा कि सर अब पता नहीं क्या करेंगे, पेशेंट की तो आज खैर नहीं है। लेकिन सर ने बहुत ठंडे दिल से, बहुत ठंडे मिजाज से उसको कंट्रोल किया। और ये सर मैं वहाँ पे सर से बड़ा, और ये मेरा मतलब वहाँ से एक्सपीरियंस लिया मैंने कि पेशेंट जैसा भी हो उसके सामने रैश नहीं होना। ये बर्दाश्त बहुत बड़ी बर्दाश्त है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो रिएक्ट नहीं किया डॉक्टर साहब उस वक्त, क्या सोचा? नहीं, उसमें क्या था जहन में आया? वो बताएं, हमें भी बताएं। उसमें ये है कि एथिकली जो है ना, जो मतलब अखलाकियाती तौर पे आप मरीज के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे सिखाया जाता है। तो अव्वल तो कोशिश की जाती है कि वो इस नौबत पे ना पहुंचे, लेकिन फिर भी अगर वो कोई करता भी है ना जी, तो वो ज़ाहिर है आप एक दीवाने शख्स के साथ, बेवकूफ़ शख्स के साथ ना बहस कर सकते हैं, बिल्कुल, ना उसके साथ आप हाथापाई कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उसका फायदा कोई नहीं है। अच्छा, ये बात है कि ये खुदा न खास्ता बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह डिसेबल हैं, मेंटल लेवल की जब हम बात करते हैं, और माशरे में उनके साथ सर्वाइव करना बड़ा उनके लिए भी मुश्किल होता है, लोगों के लिए भी मुश्किल होता है। तो अगर कोई ऐसा मिल जाए रोड में तो हम लोग डर रहे होते हैं, हाय ये में कोई नुकसान, तो ऐसा क्यों आता है हमारे जहन में कि ये नुकसान आता है, हाय अल्लाह ये पागल है, ये कुछ कर देगा, तो इस तरह क्यों आता है हमारे जहन में? देखिए, आपकी फियर है ना, हाँ, ये भी खौफ है। जी बिल्कुल खौफ है कि आपको पता है कि एक शख्स जो है ना वो किस तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल, तो आपको पता है खवातीन का एक खास पैटर्न है, वो गुस्से नहीं करती, आराम से रहती हैं, वो किस तरह बिहेव करेंगी। लेकिन जब एक शख्स दिमागी तौर पर ठीक नहीं है और आपको उसकी हरकत सकनात से पता लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकता है, ईंट उठा सकता है, या भाग सकता है, या लाठी से, या वैसे फिजिकली, तो अनकंट्रोलेबल बिहेवियर लग रहा है, तो वो आपका कुदरती है कि आपको जो है डर है, खौफ है अपनी जान का। जी, अपनी डर है, और ये बुनियादी इसी की वजह से तो आप उससे एस्केप कर जाएंगे, दौड़ जाएंगे, अपने आप को बचा लेंगे, बिल्कुल, तो इसे नॉर्मल फेयर, तो ये नॉर्मल फेयर है, ये वो दूसरा वाला फेयर नहीं है जिसपे जो हम बात करते हैं, डर खौफ दिल में बैठ जाना और हर वक्त नुकसान का सोचना। वो तो वो है ना कि आप इमेजिन फियर होता है आपका, कि आपको हो ना हो, आप हमेशा खौफजदे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं यूं ना हो जाए, मुस्तकबिल जो है ना उसका क्या बनेगा, वो वरी आप करते हैं, वो डिफरेंट एंजाइटी में आता है, इज़्तिराब में आता है, लेकिन ये तो कॉमन फियर है। ठीक है जी, डॉक्टर कयूम आपकी तरफ आते हैं और सवाल वहीं रह गए जो मैंने किया था, ये बताएं। फ्रोजन शोल्डर बेसिकली एक तो एज वाइज होता है, एज वाइज में ये होता है कि बहुत ज्यादा एज होगी है तो वो ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो जाती है, मतलब एक इस वजह से होता है। दूसरे नंबर पे इस वजह से होता है कि ओवर यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब खवातीन खाना चला रही हैं, कपड़े धो रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, और शोल्डर का यूज ज्यादा कर रही हैं, तो इस वजह से जो मसल्स होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स होते हैं यहाँ पे, तो वो उसमें ना थोड़ी सी सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई होते हैं वो कम हो जाती है। एक्सरसाइज नहीं हो जाती, हम समझते हैं ये एक्सरसाइज है, बल्कि हम कहते हैं यार जिसने अपना वेट कम करना है यार पोचे शोचे लगा लिया करो, ये काम कर लिया करो। असल में ना जैसे हर चीज का एक क्राइटेरिया होता है, प्रॉपर क्राइटेरिया, जैसे आप ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज करते हैं, उसका वो चीज नहीं होती है जो एक डॉक्टर आपको बताता है। वो पेनाडोल भी बताएगा तो वो कुछ सोच के बताएगा आपको कि ये पेनाडोल इसलिए है, अगर आप खुद से खाएंगे तो मेरा ख्याल है वो आपको फर्क नहीं देगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसमें हम जॉइंट्स को देखते हैं कि वो किस प्लेन में मूव कर रहा है, वो आगे वाले प्लेन में मूव कर रहा है, इस प्लेन में उसको मूवमेंट चाहिए, इस प्लेन में चाहिए, कौन से मूवमेंट में उसको प्लेन चाहिए, मतलब मूवमेंट कौन से प्लेन में उसको मूवमेंट चाहिए। अब डॉक्टर साहब फ्रोजन हो गया शोल्डर, दर्द है, बहुत सारी खवातीन ऊपर तक हाथ नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल से यहाँ तक यार हाथ नहीं जाता है, शर्ट उतारनी है, कुछ करना है, चेंज कपड़े करने, कुछ भी दूसरों की हेल्प चाहिए, कुछ फरबा खवातीन, मोटापे का शिकार खवातीन, तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। वो भी कहती हैं यार हाथ ऊपर, ये बड़ा मुश्किल से, या वैसे तो हाथ यूं जाता है, वैसे उनका हाथ ऊपर तक नहीं जा रहा होता, तो इसकी क्या रीजन है और इससे क्या करना है, क्या एक्सरसाइज के आप
अपना हाथ या बाजू हिला जुला सके और किसी की मोहताजी अच्छी नहीं होती, क्या कहेंगे इस हवाले से? इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूँ। एक तो जो अफेक्टेड आपका जो मसले वाला बाजू है, उसको आपने इस हाथ से उठाना है या इस हाथ से उठाना है, उसको आप हल्का सा ऊपर लेके जाएं, ठीक है? उसको सपोर्ट करके ऐसे हल्का सा ऊपर लेके जाएं, ठीक है? और फिर पीछे से ही पकड़ के ना, पीछे से दोनों हाथों पे उसको भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाएं, ठीक है? यानी पीछे से भी ट्राई करें? पीछे से भी ट्राई करें। ये बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है जो कोई भी घर में कर सकता है। पीछे से औखा है, थोड़ा सा औखा है वो, जब आप थोड़ा सा आगे से आपकी अचीवमेंट हो जाएगी ना, तो पीछे से ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मुझसे तो हो नहीं रहा। तो इसके बाद आपको थोड़ा सा ये है कि वॉल क्लाइंबिंग है, आप हाथ दीवार पे हाथ रख के थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें स्टेप बाय स्टेप। ये 2-3 सिंपल एक्सरसाइज हैं जो आप घर में कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि रस्सा यार बांध लो, वो भी बहुत जबरदस्त है। पुली टाइप जो होता है ना, पुली टाइप, वो बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये 2-3 तो ये 2-3 चीजें हैं, एक्सरसाइज है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं, आप बताएं। नहीं, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, आप जिस तरह वो कर रही हैं, मुझे लगता है कि आपने सारा कुछ खुद प्रैक्टिस करके दिखाया है नाज़रीन को कि कैसे आपने करनी है एक्सरसाइज। और जिन लोगों को मसला है तो उन लोग, अच्छा ये इस तरह की भी एक्सरसाइज की जा सकती है? हिलाना झुलाना कितना जरूरी है? अब ये डिपेंड करता है ना कि कौन सी साइड पे मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कौन सी साइड पे मूवमेंट जो है वो कम हो रही है, ऊपर वाली मूवमेंट कम हो रही है, नीचे वाली मूवमेंट कम हो रही है। तो इसमें बेसिकली जो ये वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ना, इसमें पूरा जो जॉइंट होता है ना वो पूरा मूव करता है। एक ये वाली और एक ये वाली, ये बहुत जबरदस्त। हाँ, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ, ठीक है? ये इससे आपको पूरी जो ह्यूमरस का हेड है, मतलब जो हड्डी का हेड है, वो सारा घूम जाता है जॉइंट के अंदर। ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज, इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये घर में भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, रूटीन वाइज बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसले होते हैं, जोड़ों का दर्द है, कमर में दर्द है, शोल्डर पेन है। अब उसके लिए क्या करना है, कुछ बताइए। कुछ एक्सरसाइज करनी है, क्या करना है? रेस्ट तो चाहिए, वो तो डॉक्टर साहब की तरफ आएंगे, चाहिए बिल्कुल ऐसी। उसके लिए एक्सरसाइज ये है कि आप एक तो मैंने आपको फिर ये बात दोबारा अर्ज करूंगा कि स्टेज लेवल इंक्रीज डिपेंड करता है कि कौन से लेवल का प्रॉब्लम है, हल्का फुल्का जॉइंट पेन है या कोई चोट लगी है, तो उसके लिए तो रेस्ट चाहिए। ठीक। अच्छा, यहाँ एक बात कहूंगी, एक तो है कि जो लोग वर्क कर रहे हैं, बैंकर हैं, उनको बहुत ज्यादा होता है, शोल्डर पेन उनका बहुत ज्यादा होता है, और बैक बोन का या कमर का भी दर्द होता है, उनको ये सबसे ज्यादा मसले ये वाले होते हैं। अच्छा, अब यहाँ बहुत सारे लोग हराम भी हैं माजरत के साथ, रेस्ट ही है, रेस्ट है, उठना नहीं है, हमने नवाब है, हम गिलास पानी का जो है वो भी फट दो यार, उठा दो। तो ऐसे लोगों को जब इस तरह की बीमारियां होती है, उनके होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो एक किस्म का, मतलब अब आप देखें ना, दुनिया में जो डेथ रेट है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहा है। बिल्कुल, मतलब आप सुस्त काहली की वजह से वो डेथ रेट जो है तकरीबन 4 से 6% बढ़ चुका हुआ है, 4 to 6%। ठीक। तो इसकी अब ऐसे लोगों का क्या किया, जब वो घर से ना निकलेंगे तो उनको हम जबरदस्ती तो निकाल के नहीं ला सकते ना, उनको तो खुद अपने चारपाई तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं है। सर के पास आप लेकर आएंगे कि थोड़ी सी मेंटल थेरेपी करेंगे आप उनकी, और क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ एक बात जो डॉक्टर निसाब से मैंने करनी है, मैंने एक इंटरनेशनल रिसर्च पढ़ी और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ। और रिसर्च वैसे बहुत बड़ी थी यार, इतनी बड़ी मुझे चीजें याद रहती नहीं है, जितनी याद रहती है ना मैं उतना पूछ लेती हूँ। तो ये बताया कि हम कहते हैं कि हम सुकून की बात कर रहे थे कि हर बंदा जो है सुकून चाहता है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो गुस्सा जैसे जज्बात जो हैं वो उनमें सुकून तलाश करते हैं, यानी गुस्सा उनको, ये खुशी की बात करते हैं कि खुशी महसूस होती है गुस्सा करके, किसी के साथ कुछ बुरा करके, कुछ नेगेटिव वे में जब कुछ काम करते हैं तो वो उस पर खुशी महसूस करते हैं। वैसे हम समझते हैं कि हर चीज पॉजिटिव हो जिंदगी में तो हम खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये चीज क्यों पाई जाती है? ये रिसर्च भी कहती है कि कुछ लोगों में अगर कुछ लोग ऐसे जज्बात रखते हैं यानी जिसमें उनको खुशी महसूस होती है, गुस्से में भी लोग खुशी महसूस करते हैं, ये कैसे मुमकिन है ये बताएं। काफी सारी फॉर्म्स हैं गुस्से की, उसमें से एक फॉर्म जो है ना उसको हम कहते हैं एडिक्टिव एंगर, बिल्कुल, एडिक्शन जिसको कहते हैं। अच्छा, होता ये है कि जब आपको गुस्सा आता है ना तो न सिर्फ ये है कि आप वर्बली मतलब बोलना शुरू कर देते हैं या आप इजहार करते हैं उसका, उसके साथ साथ जो है ना या शाउट करते हैं, उसके साथ साथ ना आपके जिस्म के अंदर जो है ना एक जो आप केमिकल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जो वो केमिकल्स इंक्रीज होते हैं ना जी, और उसकी वजह से इंसान जो है ना वो ताकतवर महसूस करता है। इसलिए जो हाँ, इसलिए वो जो है ना टाइम टू टाइम किसी न किसी
जगह पे झगड़ा करेंगे, कोई जो है ना कोई ऐसा काम करेंगे, बहाना ढूंढेंगे। हाँ, बहाने ढूंढेंगे। उसके बाद जो है ना जब वो उसमें कामयाब हो जाएंगे तो वो अपने आप को जो है ना, एक तो जो सर्ज है जो ऊपर की तरफ जो है ना अंदर के केमिकल्स जा रहे हैं, हाँ हाँ जी, उसके बाद जो है ना वो उसको एंजॉय करते हैं। यानी ऐसे लोग भी हैं और 11% ऐसे लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो लोग जो है गुस्सा करके या दूसरों को तकलीफ दे के नेगेटिव जो भी काम है करके इस पे जो है उनको खुशी महसूस होती है। तो हम किसी से कम नहीं, वो वाला काम हो गया कि पता चला मैं किसी से कम नहीं हूँ तो इस वजह से लोग खुशी महसूस करते हैं। तो तेरी ऐसी भी तैसी, तो ये चीज लोगों को खुशी देती है, जबकि ये एक नेगेटिव जो है पॉइंट है। गुस्सा की भी एक लिमिट है, हमारे मजहब ने तो यकीनन इखलाक का ही सबक दिया है। तो ये बीमारी नहीं हो सकती, इसको हम बीमारी नहीं तस्वर करेंगे। यार ये कोई खुशी की बात है, आप दूसरों को तकलीफ देते हैं, दूसरों को ट्रोट करते हैं, दूसरों के लिए वो कहते हैं गड़े खोदते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर आप खुश होते हैं, हाँ तेरे साथ अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए था, ये डिजर्व करता है। तो ये क्या बात है? देखिए ना, गुस्सा या तो एकदम से एक्सप्रेस करते हैं, हाँ। अच्छा वो टाइप्स हैं। कुछ लोगों में एकदम से तूफान की तरह गुस्सा आता है और तितर बितर कर देते हैं, हर चीज को तोड़ फोड़ देते हैं, और उसके बाद जो है ना वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। यानी जब वो तूफान गुजर जाएगा तो पता चलेगा जिन्हें पिक्चर्स भी टूटी पड़ी है, मोबाइल भी टूटा पड़ा है, हर चीज तबाह हुई है, और उसके बाद ऊपर सुकून हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो दिल में कीना रखते हैं, गरज रखते हैं, और वो मौके की तलाश में होते हैं। ऐसे कमजोर लोगों का क्या बनेगा? ये मुझे लगता है सबसे वीक लोग यही होते हैं जो कीड़ा रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं और इसको लेकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, जलते रहते हैं, कोटे रहते हैं, न खुश खुद रहते हैं न दूसरों को रहने देते हैं। इससे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर, और डॉक्टर कयूम साहब की तरफ चलेंगे और कोविड-19 में फिजियोथेरेपी का रोल क्या है, कुछ इस हवाले से जानते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैडम, कोविड-19 में फिजिकल थेरेपी का रोल ये है कि जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा सांस की वजह से प्रॉब्लमेटिक होते हैं, उनका सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा होता है, वो थोड़ी सी देर चल नहीं सकते हैं। हम बेसिकली कोविड-19 में हम चेस्ट के ऊपर काम करते हैं। चेस्ट की हम वो डॉक्टर का काम है, वो घर में नहीं हो सकता। घर में भी मैं आपको एक दो चीज़ें बता दूंगा। ठीक है। तो उसमें पहली बात तो ये है कि जो फेफड़े होते हैं और जो दिल होता है वो ज़्यादा मुतासिर होता है कोविड में, जो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, फिर आगे मसल्स को भी सप्लाई जो होती है वो कम मिलती है। तो हम बेसिकली उसकी जो सेचुरेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। आप अक्सर सुना होगा कि यार ऑक्सीजन कम हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, तो वो ऑक्सीजन को हम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है उसकी जो वो एक कोमोर्बिडिटी की तरफ जा रहा है, मतलब एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहा है, वो ना जाए। अच्छा, एक्सरसाइज क्या है इसमें? एक्सरसाइज ये है कि आप जो मेरे से हटके, एक तो डॉक्टर खुद करता है, वो तो उसमें हम रिब्स के ऊपर काम करते हैं, चेस्ट के पसलियों के ऊपर काम करते हैं ताकि उसकी जो स्पैज़म बना हुआ वो कम हो जाए। दूसरे नंबर पे जो आपके जिम्मे जो मतलब जो पेशेंट्स हैं जो मतलब घर में देख रहे हैं हम लोगों को, उनके लिए ये काम है कि एक तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मतलब लंबा आपने सांस खींचना है और सुबह के टाइम बाहर छत पे बैठ के, मतलब कोई हवादार जगह हो जहाँ पे आप बैठे और वहाँ पे लंबा सांस लेना है और 3 सेकंड 4-5 सेकंड के लिए होल्ड करना है। उसके बाद आपने नाक से लेना है और मुंह से निकालना है। 3-4 दफा ये करें और उसके बाद आप किसी असिस्टेंट, मतलब जो आपके घर में कोई ऐसा बंदा हो जो कोऑर्डिनेट करे, सेहतमंद बंदा भी कर सकता है, सेहतमंद बंदा भी कर सकता है, बिल्कुल, फेफड़ों के लिए। और दूसरे नंबर पे मैं ये बताऊंगा कि जो कोविड के पेशेंट हैं उनके लिए रेजिस्टेड ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें ये होता है कि आप लोब्स होती हैं लंग्स की, 1 2 3 मतलब लोब, पहले अपर लोब पे वो हाथ रखेगा, यहाँ पे हाथ रखेगा, मतलब कोई सामने वाला बंदा, ठीक है, और वो थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेगा जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, फिर वो सांस लेगा, फिर यहाँ दरमियान में, फिर नीचे, इतना प्रोन पोजिशन। और सबसे जरूरी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सेचुरेशन को मेंटेन करने के लिए आपने उल्टा लेटना, जितना ज्यादा उल्टा लेटेंगे वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, ये सबसे बहुत अच्छी चीज है, ये बेस्ट है। और बात है कि रूटीन वाइज भी अक्सर लोग हड्डियों में दर्द की शिकायत करते हैं, कहीं बाजू में दर्द है, कहीं पाँव में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, तो अक्सर जो है गद्दे चेंज कर रहे होते हैं, बिस्तर ठीक नहीं है, तो इसके लिए कुछ बताएं, चारपाई होनी चाहिए, तख्ता होना चाहिए, इस तरह की कुछ सुनने में बातें आती हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क तो हल्का फुल्का पड़ता है, जाहिर है पोस्चर है बॉडी का पूरा, एक पूरा अल्लाह ताला ने निजाम बनाया कि आपने सीधा सोना है, किस तरह सोना है, सुन्नत तरीके के मुताबिक, वो बहुत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बारे में बात की है।
تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیڈ کو آپ نہ زیادہ نرم رکھیں بہت زیادہ کہ آپ بیچ میں دھس جائیں, ٹھیک ہے, اور نہ بہت زیادہ سخت رکھیں کہ پھٹائی بنا لیں کہ وہ بالکل ہی ریڑھ کی ہڈی اسٹریٹ ہو جائے. نارمل چیز رکھیں. خم ہے ہماری, اگر ہم بیڈ کی بات کرتے ہیں تو وہاں جا کے خم آتا ہے, بالکل اسٹریٹ نہیں ہے ہماری. تو وہ آپ نے خم کو بیسکلی اس خم کو مینٹین رکھنا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی نہ سیدھا ہو جائے اور نہ ہی بالکل وہ زیادہ انکریز ہو جائے. تو پھر اکثر ایسا ہوتا ہے جب نیچے سوتے ہیں بالکل سیدھی جگہ پہ تو پھر اٹھا نہیں جاتا لوگوں سے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے لیے نہ ہی وہ بہت زیادہ نرم چیز ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سخت چیز ہونی چاہیے, بس نارمل سا ہو جیسے جسٹ لائک چارپائی رکھا ہے مور دین. ہاں تھوڑی سی موو ہو جاتی ہے تو یہ بہتر ہے. اچھا ادھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کیونکہ ہم غصے کی بات کر رہے تھے اور اینگر کو کنٹرول کس طرح کرنا ہے. ایک بات تو ہے کہ کچھ لوگ اس سے خوشی محسوس کرتے ہیں, غصہ کر کے, غصہ دکھا کے, دوسروں کو نقصان پہنچا کے, منفی جذبات جو ہیں جب ان میں آتے ہیں تو وہ کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں, ہا 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 جن بن جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ سکتے کہیں چڑیلیں بن جاتی ہیں. تو یہ نہیں بننا, میں چڑیل لگ رہی ہوں گی اس ٹائم. تو کیا کرنا ہے؟ اچھا اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں یا ہم سیلف جو ہے نا وہ دیکھے کہ جو اینگر اس کو ٹائپ کیا ہے, کتنی سیویریٹی, کتنا زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اگر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے نا جی تو اس کا مطلب ہے, اور مستقل رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈر لائن کاز کچھ اور ہے, مطلب اس کی وجہ کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے ڈپریشن میں ہو, اس وجہ سے مستقل اس کو غصہ آتا ہو سکتا ہے وہ اضطراب کا شکار ہو, اس کی وجہ سے آتا ہو. تو اس کے لیے تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جائے, ہمارے نفسیات کے پاس جائے, اسے ادویات وغیرہ لکھوائے. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ ڈے ٹو ڈے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کو غصہ آتا ہے تو وہ نہیں برداشت کر پاتا, تو اس کو کوئی ٹیکنیکس ایسی ہیں کہ دیکھیں غصے کا اظہار یا تو بالکل ہی نہ کرے بندہ, اچھا, اور اس کے بعد اظہار نہ کرے, اس کو سپریس کر لے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کوئی اور مطلب جا کے باہر فٹ بال کھیل لے, ہاکی کھیل لے, یا کسی اور طریقے سے اس کو ٹرن کر لے, نکالنا ہے کسی طریقے سے, چاہے پازیٹیو وے میں. یہ تو پازیٹیو وے ہو گیا کہ آپ پازیٹیو وے میں نکالتے ہیں جا کر. اکثر کہا جاتا ہے جب کوئی غصہ ہو, یہ خواتین جو میری بہنیں سن رہی ہیں نا, بٹن دھو دیا کرو, نکل جاتے ہیں سارا وہ بٹن ٹھا ہم لوگ کرتے ہیں نا, تو سمجھو غصہ نکال دیا. تو میں تو اکثر ایسے ہی کرتی ہوں, جب مجھے غصہ چڑھتا ہے تو میں کیا کرتی ہوں, جا کے کچن میں برتن دھو دیتی ہوں, صفائی بھی ہو جاتی ہے اور میرا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بیسٹ وے ہے ڈاکٹر صاحب. یہ بھی تھراپی ہے آپ کی ذہن کی ہو جاتی ہے, آپ کا دماغ بٹ رہا ہوتا ہے اور جب برتنوں پہ وہ غصہ ہے نا وہ نکل رہا ہوتا ہے ادھر ادھر, اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے غصہ. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ اب آپ نے کوئی غصہ آ رہا ہے نا تو آپ امیجیٹلی اگر آپ اس سے تو تکرار کریں گے تو آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو جائیں گے, آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جب کو غصہ آئے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آپ کو روکیں کہ مجھے کچھ سوچنا چاہیے, لیٹ می تھنک, مجھے کچھ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے نا, علیحدہ ہو جائیں, کوئی گہرے سانس لیں کچھ ٹائم کے بعد. اس کے بعد دوبارہ اسی شخص سے آپ اس کی جو ہے نا جس بات پہ غصہ ہے اسے بیان کریں, لیکن آرام دہ طریقے سے, اور اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے بات کنوے کرنی ہے نا کہ تمہاری اس وجہ سے مجھے غصہ ہے, یہ تمہارے میں, لیکن اس کو طریقے سے کریں تاکہ آپ کی آواز اونچی نہ ہو اور وہ دوسرے آپ کے تعلقات بھی بچ جائیں اور غصہ کا جو ہے نا اظہار بھی ہو جائے. اچھا, ہم اپنا کبھی بھی وہ کہتے ہیں موازنہ نہیں کرتے کہ ہم لوگ کیسے ہیں, میری پرسنالٹی کیسی ہے, میری ذات کیسی ہے. ہم کہتے ہیں بس دوسرے ہی سبب بنتے ہیں غصے کا. یہ کیوں ہے؟ ہم بھی تو بن سکتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا رویہ, ہماری باتیں جو ہم تیکھی مچھیوں والی کرتے ہیں تو کسی کو تو غصہ دلا سکتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں لوگ ہمیں غصہ دلاتے ہیں, ہم کیا کریں, ارد گرد لوگ ہی کچھ ایسا کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ, ہم مجبور ہو جاتے ہیں غصہ کرنے پہ. تو آپ یہ غلط سوچ ہے کہ کسی نے آپ کو غصہ دلایا. کوئی آپ کو غصہ نہیں دلاتا, آپ کو خود غصہ آتا ہے, آپ خود اس کا موجب ہوتے ہیں اور آپ خود اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ جو حیدر ہے نا, اس وقت مجھے اس پہ بہت غصہ ہے, میں بتا نہیں سکتی. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں. مجھے ٹائم بتا رہا ہے سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے, تو کسی باتیں میں غصہ آ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب. تو کیا میسج جائے گا آج کے دن؟ جی میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھیں, اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جو اچھی چیز ہے اور مطلب بہت مشکل چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ آرام سے اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنی ذات, اپنی پرسنالٹی, اپنے ایموشنز جو آپ سمجھ جائیں گے اپنے آپ کو,
तो फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। और यकीनन ये मैंने करने की कोशिश की और बहुत हद तक आयशा भी चेंज हुई, अभी और करना है चेंज। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान साहब आप लाए तशरीफ। डॉक्टर कयूम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जैसे कि आपको पता है 7 अप्रैल है, आलमी यौम सेहत का दिन मनाया जा रहा है और उसी लिहाज से हम लोग भी अपने शो में कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके जो है आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा जो है डॉक्टर हजरात ही बनेंगे। और इस टाइम में मेरे साथ डॉक्टर हैं और शायर हैं, है ना। थोड़ा सा मुझे अजीब लगा यार, डॉक्टर साहब के पास ये कोई भी डॉक्टर बन रहा होता तो हम कहते हैं यार इतना पढ़ाकू स्टूडेंट, यार डॉक्टर के पास तो टाइम ही नहीं होता यार अपने पेशेंट को देखने के अलावा। और क्या इतना टाइम कि है या होता है कि डॉक्टर साहब शायरी भी कर लेते हैं। और ये इनकी एक बुक जो है मेरे हाथ में है इदराक के नाम से, यार उर्दू बड़ी औखी है, कुछ लफ्ज बड़ी औखे होती हैं, आपको पता है मैं भी अभी उर्दू सीख रही हूँ। तो इदराक के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि शायरी की बुक है, किताब है। इस हवाले से बात करते हैं, ये बुक है, ये जी दिखा दें और फिर उसके बाद मैं जनाब डॉक्टर साहब का तारुफ कराऊंगी और उसके बाद डॉक्टर साहब से बहुत सारे सवालात करने हैं हम लोगों ने। तो डॉक्टर जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे साथ और डॉक्टर अहमद खलील खान साहब, वेलकम, खुश आमदीद, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। यकीन नहीं आता डॉक्टर साहब, क्यों यकीन नहीं आता? असल में कैसे मुमकिन हुआ ये बताएं पहले। जी असल में शौक और प्रोफेशन हाँ ये साथ साथ चलते रहे और लिखने लिखाने का, सोचने का और लिखने का शौक जो है वो पैदा हुआ घर के माहौल को देखकर। ठीक। मेरे दादा मरहूम वो भी बहुत अच्छा लिखते भी थे, पढ़ते भी थे। और फिर मेरे वालिद शाहिद राहिल खान साहब वो कॉलम निगार भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, उनकी एक किताब भी आ चुकी। जबरदस्त। और उन्हीं की कुछ अशार जो मैं बचपन में पढ़ा करता था वो पढ़ के ही मुझे शौक हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं। ठीक। और मैट्रिक से मुझे याद है कि मैंने लिखना शुरू किया, फिर साथ साथ तालीम भी चलती रही। और ये जो मेरा मजमूए कलाम है ये तकरीबन मैट्रिक से लेकर और एफएससी और साथ साथ एजुकेशन, मेडिकल की तालीम, और ये लिखता रहा, कुछ किताबों में, कहीं डायरियों में पढ़ा था। अब मौका मिला तो इसको शेर मजमूआ की उसमें कन्वर्ट कर दिया, एक बुक में लेकर आप आए। ये बताएं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह सर्जन हैं आप और सर्जन ऐसे नहीं बन जाते, यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यार इतना टाइम मिल जाता है या मिल जाता था कि आपने लिखा? जी असल में ऐसा है, मैंने अपनी सर्जरी के दौरान ये सीखा कि सर्जरी और शायरी ये एक तरह से मिलते जुलते हैं। मिलते जुलते हैं? जी। किस तरह? वो इस तरह के सर्जरी में भी आपको मुशाहिदा, नफासत और बेहतरीन इजहार चाहिए। ठीक है। क्योंकि खासतौर पे हम ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो हमारा जो काम है ना वो एक्सरे पे नजर आ जाता है। ठीक। इसी तरह शायरी में भी आपको बेहतरीन मुशाहिदा चाहिए, नफासत चाहिए और खूबसूरत इजहार ख्याल चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट। तो जो शायर या अदीब होता है या सोचने वाला होता है, मैं समझता हूँ कि सोचते सब लोग हैं, इजहार के तरीके मुख्तलिफ होते हैं हर किसी के। कहते हैं ना कि इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसां, हाँ। ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इश्क की चोट पड़ी है आपको? इश्क की चोट ऐसे एक नहीं अब पड़े गए आप बताएं। नहीं, तो वो इश्क जो है ना वो भी मुख्तलिफ होता है। मैं वो रिवायती सी बात तो नहीं करूंगा कि मजाजी होता है और हकीकी होता है। मैंने हुआ नहीं सी, मैं तो बस लिखे माशरे का दुख लेके मैं चल रहा हूँ। ये भी हो सकता है, तो ये हो सकता है। जी जी। नहीं, माशरे का दुख अपनी जगह पर, हर एक का जो अपना दुख है ना, जब हमें खुद कुछ होता है फिर हम माशरे को फील करते हैं, पहले हम नहीं फील कर रहे होते। ये तो आप मान, मेरा ये एक शेर है कि सहा सहा सा लगे आज हर किसी का दुख। वाह। सहा सहा सा लगे आज हर किसी का दुख कि आदमी ही समझता है आदमी का दुख। वाह जी वाह, जबरदस्त। तो वो यूं है कि जरूरी नहीं कि सब कुछ, हर वाकया आपके साथ ही रूनुमा हुआ हो। लोगों के साथ हुए वाकयात को समझना, उसको मुशाहिदा करना और फिर उसे कागज पर लाना,
ये भी एक फन है। हाँ, लेकिन जब तक चोट अपने दिल को नहीं जी, लगती बिल्कुल। तो एहसास नहीं होता। जी, ये तो बिल्कुल। आप मानते हैं। जी, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम खुद बीमार होते हैं और उस दौर से गुजर जाते हैं, फिर हमें दूसरों का एहसास होता है, बेचारा जी, कितना बिल्कुल मुश्किल होगा। हमें पता होता है कि बेड पे लेटना कितना मुश्किल है, ये कराना मुश्किल बिल्कुल है, ऐसे। तो एहसास तो फिर जगता है ना डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ, आप भी इसकी तस्दीक करेंगी कि इंसानी जज्बात और एहसासात वो हर आदमी में एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, जाहिर है इश्क भी होता है, मोहब्बत भी होती है, दुख भी होता है, रवैयों से तकलीफ भी होती है, किसी का दुख देखकर अफसोस भी होता है, और दिल भी करता है कि आप अपने और दूसरों के जज्बात किसी न किसी तरह लोगों तक पहुंचा सकें। तो मैंने भी अपनी शायरी की तरह से और इसके तवस्सुत से यही कोशिश की है कि अपने जज्बात भी, लोगों के मसाइल भी और हालात को भी जो है सफाई करतास पर लाया जाए। शायर कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव होता है, जी, बहुत बिल्कुल। हसास होता है, आम बंदा भी होता है, लेकिन जो वो फील करता है शायद वो वैसे आम बंदा फील नहीं करता। जी, बिल्कुल। तो एक सर्जन जो चीर फाड़ करता है तो वो कैसे हसास है, मैंने पता नहीं, मैंने समझ नहीं आ रही है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर डॉक्टर हसास नहीं है तो फिर वो डॉक्टर बने ही ना। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा हसास मैं समझता हूँ डॉक्टर को होना चाहिए। जब तक वो अपने मरीज के साथ उसका दुख नहीं समझेगा, उसके दुख का मदावा भी नहीं कर सकता। देखो, तो हर डॉक्टर हसास होता है। बस ये है कि देखिए, ये इजहार के मुख्तलिफ जराए हैं, हाँ। फन के मुख्तलिफ जराए हैं। कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा सर्जन है, और वो अपने फन को अपने ऑपरेशन में समो देता है और मरीज ठीक हो जाता है उसका। कोई बहुत अच्छा मुसव्विर है तो वो अपने एहसास को कैनवस पे उतार देता है। कोई बहुत अच्छा अगर फनकार है तो एक गाड़ी से वो किसी 1300 सीसी गाड़ी से उतरेगा और फकीर का रोल करेगा, और आपको लगेगा कि ये फकीर है। हाँ। अब वो खुद फकीर है तो नहीं, लेकिन उसने किसी फकीर को या किसी गरीब के एहसासात को अपने अंदर समोया, महसूस किया और फिर पर्दे स्क्रीन पे ले आया। तो ये फन की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मैं समझता हूँ कि सर्जरी भी एक फन है जो आप सीखते हैं और फिर करते हैं। इसी तरह शायरी। डॉक्टर हमेशा प्रोफेशनल होता है, उसको अपने काम से मतलब, मैं कहती हूँ अपने पेशेंट से अपना, आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने अपना क्लिनिक भी चलाना है, ये भी करना है। लेकिन यहाँ जब मैं आपको देखती हूँ और आपकी बातें सुन रही हूँ तो ये तो एक्स्ट्रा टैलेंट लगता है मुझे कि ये चीज पाई जाती है, हसासियत पाई जाती है, फीलिंग्स पाई जाती है, एहसास पाया जाता है। तो ऐसा नहीं होता, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा। चलिए, मैं समझता हूँ आप सही कह रही हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, घर वालों के लिए टाइम नहीं होता, तो ये नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ डॉक्टर को एक मुकम्मल इंसान होना चाहिए। बिल्कुल, नो डाउट। उसकी दवाई बाद में बोलती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल पहले बात करता है, मरीज के साथ उसका रवैया पहले बात करता है, और उसकी दवाई और उसका इलाज वो बाद में नजर आता है। तो मैं तो समझता हूं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है। लोग आपको नोट भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे। तो आपका रवैया, आपको ज्यादा हसास भी होना चाहिए और इंसान दोस्त भी होना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, आपके पास जो पेशेंट आते हैं यकीनन अपना जो है इलाज कराने आते हैं, अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और आप दवाइयाँ लिखते होंगे, लेकिन आप उनको अपना शौक भी पूरा करते होंगे, कभी कभी शेर भी सुना दिया करते होंगे यकीनन। नहीं, ऐसा बहुत कम होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मरीजों को ये ना बताऊं कि मैं शायर भी हूँ। अच्छा। क्योंकि फिर वही होगा उनके जहन में भी जो आपके जहन में है कि पता नहीं हमारा ऑपरेशन कैसे करेगा। दौराने ऑपरेशन को गजल लिख दी तो क्या करेगा। जहन में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे वो कहते हैं ना, बहुत ज्यादा संजीदा लोग जो है मुझे सही मामले में नहीं भा रहे होते। अपना प्रोफेशन है, उसके साथ आप सिंसियर हो जाओ, मैं कहती हूँ। लेकिन आप इंसान भी हैं, आप फीलिंग्स भी रखते हैं और आप अपने फीलिंग्स शो करें, तो ये बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि जो ये प्रोफेशन है ना, ये इंसानों के लिए होते हैं, इंसान प्रोफेशंस के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल। इंसान पहले होता है और उसके साथ उसका मोहब्बत, उसके दुख, उसके ख्यालात, महसूसात और प्रोफेशन, ये साथ साथ चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुना रहे हैं आप अपने शायरी मजमूए में से, हमें क्या सुनाते हैं? और गजलियात भी आपने लिखी हैं, इस तरफ भी आपका रुझान है। जी जी, मैं ज्यादातर पहले तो कुछ हमदिया कुछ सुनाना चाहता हूँ। जी जरूर। जिसको हिरा से ढूंढने निकला हूं दूर तक, जिसको हिरा से ढूंढने निकला हूं दूर तक, मुझ में बसा हुआ है बड़ी दूर दूर तक। सुभान अल्लाह। नजरों की हद से पार, यकीन से करीब तर, नजरों की हद से पार, यकीन से करीब तर, वहमो गुमा के पास, जुनू से शूर तक। और ये गजल के चंद अशार सुनाता हूं आपके लिए। छोड़ जाने पे परिंदों की मजम्मत की हो,
छोड़ जाने पे परिंदों की मजम्मत की हो, तुमने देखा है कभी पेड़ ने हिजरत की हो। आहा, जबरदस्त। झूलती शाख से चुपचाप जुदा होने पर, झूलती शाख से चुपचाप जुदा होने पर जर्द पत्तों ने हवाओं से शिकायत की हो। आहा, और अब तो इतना भी नहीं याद कि कब आखिरी बार, अब तो इतना भी नहीं याद कि कब आखिरी बार दिल ने कुछ टूट के चाहा कोई हसरत की हो। ओहो, और उम्र छोटी सी मगर शक्ल पे झुर्रियां इतनी, आहा, जबरदस्त। उम्र छोटी सी मगर शक्ल पे झुर्रियां इतनी, ऐन मुमकिन है कभी हमने मोहब्बत की हो। वाह जी वाह, जबरदस्त। और ऐसा हमदर्द तेरे बाद कहाँ था जिसने, ऐसा हमदर्द तेरे बाद कहाँ था जिसने लग़ज़िशों पर भी मेरी खुल के हिमायत की हो। आहा, और दिल शिकस्ता है, दिल शिकस्ता है कोई ऐसा हुनरमंद बता, दिल शिकस्ता है कोई ऐसा हुनरमंद बता जिसने टूटे हुए शीशों की मरम्मत की हो। हाय हाय, जबरदस्त। डॉक्टर साहब तो करते हैं, टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत करते हैं। तब आते हैं कुछ प्रोफेशनलिज्म की तरफ आते हैं, कुछ जानते हैं आपसे, फायदा उठा लें। शेर व शायरी तो आपकी यकीनन हम सुनेंगे साथ साथ, तो आपसे कुछ फायदा उठा लें, जो देख रहे हैं हमें, जो नाज़रीन, उनको भी कुछ फायदा हो जाए। तो ये बताएं कि ख़वातीन में कॉमन जो हम दर्द कहते हैं वो कौन कौन से हैं? घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है और कमर का दर्द है, और अब वो एज का वो नहीं रहा कि कुछ एज की, बड़ी एज के लोगों को ये है, अब हर एज के लोगों को, यंग लोगों को ये दर्द है। तो इसके लिए करना क्या है, क्या कहेंगे? ख़वातीन में ज्यादा तो हमने दिल का दर्द ही देखा है। अल्लाह, हार्ट अटैक ख़वातीन को ज्यादा होती नहीं है, आपको पता होना चाहिए, मर्द हज़रात को ज्यादा। उसके अलावा ये बहुत अच्छा, बहुत बर्निंग क्वेश्चन किया आपने, बहुत हवालों से, तबकाती हवालों से भी और ख़वातीन के हवाले से भी। लेकिन जहाँ तक दर्द की बात है, आपको पता है कि ख़वातीन में ऑस्टियोप्रोसिस जो है, यानी हड्डियों का भुरभुरापन, ये 50 से 55 साल की उम्र के बाद बहुत प्रेवलेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसमें उनकी हार्मोनल चेंजेस का भी एक वजह है कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है ख़वातीन की, तो उनमें हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। ठीक है। फिर ख़वातीन ज़्यादातर हमारे पास वेट भी बढ़ने लगता है, वज़न भी बढ़ जाता है, तो कमर के निचले हिस्से का लो बैक पेन की कंप्लेंट करती हैं, घुटनों के दर्द की कंप्लेंट करती हैं। उसमें मैं ये चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि असल में हमारी बच्चियों की खुराक जो है ना, वो बहुत अहम है। अगर हम बच्ची की खुराक अच्छी रखेंगे तब वो माँ बनेगी, और फिर माँ की खुराक अच्छी रहेगी तो उसके बच्चे भी सेहतमंद होंगे और आखिरी अगली उम्र में जाके वो भी सेहतमंद होंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारा रूटीन वाइज हम इसको अक्सर डिस्कस भी करते हैं, आप मुसन्निफ हैं, राइटर हैं, आपकी सोच ज़्यादा इस पर वसी है कि हमारे घरों में फ़र्क रखा जाता है, कहीं नहीं कहीं जाकर तुम क्या करोगी खाकर, जी, है ना? अक्सर घरों में होता है, शायद अब वो उतना नहीं जितना बहुत ज्यादा पहले हुआ करता था। तुमने ये वाली बोटी मां, नहीं तुमने नहीं, भाई ने खानी है यार, ये उसकी फेवरेट है, वो लेग वाली जो है वो उसने खानी है, तुम क्या करोगी इतनी खाओ, खाते जा रही हो, मोटे हो जाओगे, अगले घर में जाओगे, बेचारी में कितनी कितनी कमियां रह जाती हैं, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो ये घर में माँ, जबकि माँ को पता होना चाहिए कि बच्ची को ज्यादा नीड है, तो ये क्यों नहीं समझ रही होती माँ? आप समझ रही हैं, थैंक्स टू मीडिया। आप जैसे लोगों की मेहरबानी है कि आप लोगों को ये शऊर दे रहे हैं कि बच्चियां जो हैं वो, मैं समझता हूँ खुराक के एतबार से भी और समाजी हवाले से, माशरती हवाले से बच्ची पे जिम्मेदारी ज्यादा है, और ये समझना चाहिए। अब लोग समझ रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि समझा जाता है कि इसने बाहर नहीं जाना, इसने काम नहीं करना, तो इसको इतनी खुराक की क्या जरूरत है, बेटा है, ये जवान होगा, ये तगड़ा होगा और ये कमाएगा। लेकिन ये सोचा जाए कि देखिए, खुराक रेस तो अल्लाह ने उतारा है और वो सबके लिए बराबर है, उसने तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की कि लड़की को नहीं देना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, और सबसे अच्छी बात यही है जो आपने कहा कि माओं को ये समझना चाहिए, माँ ने ही ये डिवीजन उसी वक्त करनी है, और वो उस वक्त बैठ के जब वो प्लेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है ना, तो वो प्लेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही, वो एक पूरी सोच को डेवलप कर रही है। बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, वो अगर वो एक गैर इरादी तौर पे अगर वो बेटे को कहे भी ना, और ज्यादा उसको दे दे, या जैसे आप कह रहे हैं लेग की बोटी उसको दे दे, बेटे को, और बेटी को कम दे, कोई बात नहीं, लड़कियां कंप्रोमाइज कर लो, ये सिखाया जा रहा होता है। जी, तो उसको एक कंप्रोमाइज की तालीम दी जा रही है, उसको चुप रहने की तालीम दी जा रही है, कुर्बानी
देनी चाहिए, औरत को भी मर्द को भी, लेकिन दोनों को, लेकिन दोनों को। और मर्द को एक गैर महसूस तरीके से ये तालीम दी जा रही है कि आप सुपीरियर हो, बहन पे भी सुपीरियर हो, फिर बेटी अपनी बीवी पे भी सुपीरियर हो जाओगे, और उसके बाद फिर बाद में वो फिर माँ पे भी सुपीरियर हो जाता है, फिर उस वक्त माँ जो है वो परेशान होती है। तो ये मैं समझता हूँ बुनियादी रोल बिल्कुल माँ का ही है, और माँ का जो आपने बहुत अच्छी बात की, माँ की जो दारुल हुकूमत है ना, मैं समझता हूँ किचन है, तो वहीं से किचन और दस्तरखान से ही अपनी तरबियत शुरू भी करती हैं, और उनका कंट्रोल भी सबसे ज़्यादा उसी पे होता है। तो माँओं पे बहुत बड़ा ये तालीम का और तरबियत का ये एक हम समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। औरत के हालात को बदलने और बेहतर करने की सबसे बड़ी जिम्मेदार है। और फिर मैं कहूँगा एक बात तो मैं अक्सर कहता हूँ लाइटर मोड में कि ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना कि मर्द औरत को बहुत प्रेशर में रखता है, उसमें बहुत बड़ा किरदार हमारे घरों में ही औरतों का भी है। वो खुद एक दूसरे को प्रेशराइज करती हैं, और मेरे ख्याल में औरत को चाहिए वो अपने घर की तमाम औरतों को सपोर्ट भी करे, माशी तौर पे भी, माशरती तौर पे भी, और नफ्सियाती तौर पे। हाँ, अब ये रिश्ते बदलते रहते हैं, और रिश्ते बदलने की वजह से एक दूसरे को प्रेशराइज कर रही होती है वही खातून। हालांकि औरत औरत है, औरत भी औरत का दुख समझती है, दर्द समझती है, और उसको बेहतर पता होता है, क्योंकि उसको माँ भी बनती है, बेटी भी होती है, वो बहू भी बनती है, और उसको बीवी भी होती है, तो उसको पता होता है कि दूसरी औरत को भी वही मसले मसाइल हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। अब यही बात है कि डाइट की जब हम बात करते हैं, अच्छी डाइट नहीं होगी तो फिर ये जो है ये चीजें निकलेंगी आगे जाकर, हड्डियां मजबूत नहीं होंगी। जी बिल्कुल। तो खवातीन तो इस पर फोकस ही नहीं करती ना। बिल्कुल, खवातीन खुद भी फोकस नहीं करती। और फिर हमारे कुछ मौशी हालात भी ऐसे हैं। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिन्हें मैं कहता हूँ, मेरा एक सवाल जरूर होता है कि जी आप दूध पीती हैं? तो वो कहते हैं जी दूध दो देते पैसे ही नहीं है। तो मैं फिर उन्हें एक बार, दूध है और पीती नहीं हूँ मैं, सच्ची ये मेरा भी है। नहीं, फिर कहते हैं कि एक कुछ तो है कि है और पीती नहीं है, तो अल्लाह वालों ही उन्होंने नसीब नहीं हुआ। ठीक है। दूसरी है कि जो कहते हैं जी इतने पैसे नहीं है, तो फिर मैं उन्हें एक बड़ा सवाल करता हूँ कि जी दवाई खरीदने के पैसे हैं, एक गिलास दूध के नहीं है, ये देख कैल्शियम की गोली दे दें, वो खा लेंगे, पी लेंगे, मैं भी खा लूंगी। हालांकि आजकल कैल्शियम की अच्छी गोली से फिर भी सस्ता है दूध का एक गिलास। लेकिन पेट खराब करता है डॉक्टर साहब, ये पेट खराब करता है, रेशा कर देता है, ये करता है, बर्गर पच जाता है, पिज्जा पच जाता है, दूध नहीं पचता। तो ये डॉक्टर साहब ने मुझे जवाब दिया है, हर चीज पच जानी है तेरे दूध नहीं पचता। तो बहरहाल ये हमारी डाइटरी हैबिट्स भी अच्छी नहीं है, जाहिर है इनको बेहतर करने की जरूरत है। हमें एज अ नेशन और एज अ माशरा जो है ना, मुझे लगता है रिफाइन होने की जरूरत है। तो इधर एक उस्ताद की जरूरत है। जी बिल्कुल। एक जो है उस्ताद जो है, एक जो है सरबराह जो है तालिबे इदारे का, वो आपको ये सारी तरबियत देगा। जब हम बात करते हैं तरबियत की, तो सिर्फ माँ बाप ही तरबियत में अहम रोल नहीं अदा कर रहे होते, ऐसे ही तालीमी इदारों के जो सरबराह हैं, जो उस्ताद हैं, वो भी आपकी तरबियत कर रहे होते हैं, आपकी जहन साजी कर रहे होते हैं। तो हमारे साथ बहुत ही मुअज़्ज़िज़ गेस्ट आ चुके हैं, इनसे हम बात करने जा रहे हैं। सुबह फिर मैं रोना रो रही थी, फिर तालीमी इदारे मजीद आगे छुट्टियां दे दी गई। तो इस पे आज बात करते हैं कि क्या बनेगा हमारे मुस्तकबिल का, हमारे बच्चों का क्या बनेगा। तो हमारे साथ वीसी हैं, यानी कि वाइस चांसलर हैं NFT इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी मुल्तान के। हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली कालरू साहब। वेलकम, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मैंने जितने जोश से कहा, जोश जो होता है दिखाया, तो प्रोफेसर साहब उतने ही धीरे मिजाज के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। वाइस चांसलर हैं, यकीनन एक बहुत बड़ी पोस्ट है इनकी, इसको संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। तो बात करते हैं, फिर छुट्टियां हो गई, क्या कहेंगे अब कहाँ जाएगा हमारा ये फ्यूचर जो बच्चों का? हम सब परेशान है, माएँ तो बहुत परेशान है, हाय अल्लाह ये क्या हो गया, फिर हो गया। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, छुट्टियां जो है ये अब करना या ना करना, ये किसी वाइस चांसलर के या इदारे के सरबराह के बस में नहीं। बिल्कुल, नो डाउट। ये एक आपको पता है फेडरल लेवल पे एक काउंसिल बनी हुई है, उन्होंने डिसाइड करना होता है, और जाहिर है उनके पास जो सैंपल है वो एक बड़ा, उसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। अब अगर वो हर शहर को या हर तहसील को या हर छोटे गांव को अगर फोकस करे और उसका एनालिसिस करे, तो फिर एक नेशनल लेवल पे जो डिसीजन है वो लेना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें, एहतियात जो होती है वो इलाज से बेहतर है। बहुत दुख होता है जब हम सुनते हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां जो हैं वो
या तालीमी इदारे बच्चों के बंद कर दिए गए हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि अगर ये वबा फैलती है, ये खुदा की तरफ से जो नाराजगी है पूरी कायनात के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर, तो अगर हम उसको उस लिहाज से देखें तो फिर मेरे ख्याल में तालीमी इदारे को बंद करना जरूरी है। ठीक। अब हम आ जाते हैं कि जी तालीमी इदारे बंद हो गए, तालीम का नुकसान हुआ, रेगुलरिटी खत्म हो गई, असातिज़ा नहीं आ रहे, जो आपके वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होने थे, खास तौर पे जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग या प्रोफेशनल एजुकेशन है वो नहीं हो रही, तो मैं जरूर कहूँगा कि ये बहुत बड़ा नुकसान है तालीमी लिहाज से। जो हम चाहते हैं कि क्लासेस में जो एक समझाने का, सीखने का जो एक मौका होता है, उसको ऑनलाइन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऑनलाइन एजुकेशन में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि लड़के उम्र के हिसाब से, जिस तरह आपने कहा कि मैंने जितने जोशो खरोश से बात की, वाइस चांसलर साहब ने उतने धीमे लहजे में बात की, तो ये जो बच्चे जिस उम्र में ये होते हैं, यूनिवर्सिटीज के, स्कूलों के, तो उनमें शौकपन तो होता है, उनमें जिम्मेदारी, अब मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिम्मेदारी का एहसास एक उम्र के बाद आना शुरू होता है। अब घरों पे हमने कह दिया कि हम आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, अब वहां पे लड़का अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा, उसका हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि लड़के हमारे उसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रहे होते हैं 20-20 के ग्रुप के साथ, लेकिन फिर जैसी माए वैसी औलाद वैसी कौम। अब हमारे असातिज़ा अगर उसको सही प्रॉपरली मॉनिटर नहीं करेंगे, लड़कों को देखेंगे नहीं, उसको चेक नहीं करेंगे, तो वो कैसे फिर बात बनेगी। एक लड़के ने सिरे से अटेंड ही नहीं किया, लेक्चर देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, इस पर बात करते हैं प्रोफेसर साहब माजिद के साथ, क्योंकि वक्त हो गया वक्फे का। वापस आकर यही सवाल करते हैं आपसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि इससे, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि अटेंड नहीं कर रहे बच्चे, कुछ गायब है नजर आम से, कुछ सो जाते हैं, और ऑनलाइन होने के बाद तो इससे तालीमी मेयार किस हद तक गिरेगा हमारा, इस पे बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर साहब से बात कर रहे थे और इनसे जान रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कितना तालीमी मेयार हमारा ओवरऑल गिरा है या डाउन हुआ है, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वो बात होगी कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, आप क्या समझते हैं? देखें, ये भी बात दुरुस्त है कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, लेकिन सिस्टम कोई भी हो, अगर उसके ऊपर अमल दरामद ईमानदारी के साथ किया जाए तो वो बुरा नहीं होता। नो डाउट। हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की और उसको इस हद तक माइक्रो लेवल पे जाके उसको स्टडी किया और उसको बेहतर और अच्छा बनाने की कोशिश की, लेकिन अब जब जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, अगर उस एंड के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं होती जो एक ख्वाहिश होती है या जो एक तरीक़ेकार बनाया जाता है, तो फिर उसका फायदा नहीं है। ठीक। अब जो बच्चे हैं, अब इसको शुरू हमने कर दिया, पहली से भी शुरू कर दिया, 5वीं तक कर दिया, फिर मिडिल तक कर लिया, फिर उसके ऊपर कर लिया। बच्चे हमेशा छुट्टियों को बच्चे पसंद करते हैं, ठीक, वालिदैन पसंद नहीं करते क्योंकि बच्चे घर में रह के तंग करते हैं। और जो आपने कहा कि कितनी जिम्मेदारी होती है असातिज़ा की बच्चों को सही करने में और कितनी वालिदैन की होती है, मैं अपने थोड़ा असल टॉपिक से हट के बात करना चाहूँगा कि हमारे पास बच्चे आते हैं 7-8 घंटे के लिए, बिल्कुल, बाकी टाइम उन्होंने घर में गुजारना होता है, अपने पेरेंट्स के साथ गुजारना होता है, अपनी फैमिली के साथ गुजारना होता है। तो ये कह देना कि जब हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया तो तमाम तर जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर चली गई, हेड के ऊपर चली गई, असातिज़ा के ऊपर चली गई, ये मेरे ख्याल में कहना नामुनासिब होगा। ठीक है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी और अपने फ़राइज़ को समझें और यकीन कर लें, हमारी सबसे बड़ी जो विरासत है या हमारी सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे बच्चे हैं। बेशक। अब बच्चे घर में बैठे हुए हैं, हमने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू की हुई है, अब कितना ही परफेक्ट हम सिस्टम कर लें, कितनों की शिकायतें रोज आएगी और कितनी शिकायतों को प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा और उसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी। ठीक। अब बच्चे घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है,
पेरेंट्स का ये हक बनता है कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर वहां पे जाके बिठाएं और बेशक खुद भी साथ बैठ जाएं कि हमारे बच्चे क्लासेस प्रॉपर अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जहां तक जो रियलिटी का है कि सिस्टम भी बन गया, तरीक़ेकार भी बन गया, सब कुछ बन गया, दे भी रहे हैं एजुकेशन, लेकिन उसकी अफादियत कितनी है मैं ये समझूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है ऑनलाइन एजुकेशन का। मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं यूरोप की या यूके की या यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं इसका मवाजना आप जो फिजिकल एजुकेशन है आप यूनिवर्सिटी जो इदारों के अंदर आके करते हैं उसके साथ किसी सूरत करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट जैसे आपके इंस्टीट्यूट में है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, प्रैक्टिकल के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है इन डिपार्टमेंट में पढ़ना या आगे बढ़ना। तो फिर किस तरह आगे बढ़ रहे हैं आप लोग, किस तरह किस वे से चल रहे हैं आप लोग, ये बताइए। देखें, कहते हैं कि एक बच्चा लेक्चर अटेंड कर रहा है क्लास के अंदर, टीचर लेक्चर दे रहा है और वो अटेंड कर रहा है, तो उसके मुकाबले में एक बच्चा ऐसा है जो अटेंड भी कर रहा है साथ लिख भी रहा है। ठीक। अब ये देखें जो जहां पे दो एक्टिविटीज एट द सेम टाइम हो रही हैं, यानी उसके ज़हन में लेक्चर उसके कान सुन रहे हैं और हाथ से वो लिख रहा है, उसके ज़हन में वो चीज़ बैठ रही है, उस बच्चे के मुकाबला किया जाए जो सिर्फ लेक्चर को अटेंड कर रहा है और उसके साथ किया जाए जो अटेंड भी कर रहा है और लिख भी रहा है, तो वो लड़का जो लिख भी रहा है वो ज्यादा गेन करेगा। बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, नो डाउट। इसलिए कहते हैं कि जब बच्चे घर में एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक बच्चे ने किताब पढ़ ली, नोट्स पढ़ लिए और उसके कंपैरिजन में एक बच्चे ने पढ़ने के बाद उसको देखने के बाद उसका क्वेश्चन बना के उसका जवाब भी लिखा, वो लड़का बेहतर परफॉर्म करेगा जिसने साथ लिखा भी है। बिल्कुल। क्योंकि एक टाइम में दो जगह पे उसकी मेमोरी काम कर रही है। ठीक है। तो ये जो आपका एजुकेशन है, मैं फिर कहूंगा ये कि क्लासों में बच्चे काबू नहीं आते, क्लास अटेंड प्रॉपर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, नोट नहीं करते और ध्यान दूसरी तरफ होता है, इवन मोबाइल भी बाद का यूज कर रहे होते हैं। तो जो बच्चे घर पे बैठे हैं, अब आप एज्यूम करें कि जी वो इदारा उसको कंट्रोल करेगा, उसका टीचर उसको कंट्रोल करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करेगा। जो प्रैक्टिकल्स की आपने बात की है, ये चलो किसी हद तक ऑनलाइन एजुकेशन ऐसी जगह पे जहाँ पे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स नहीं है, वहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि ठीक है जी, चलो आप गुजारा भी नहीं, बस अब इसको कह लें 820 का कह दें आप, ये इसको गुजारे वाली बात में नहीं लेके जाऊंगा मैं। मैं देख रहा हूं क्योंकि हम ये रोजाना ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, कोई गुजारा भी नहीं है। और जो प्रैक्टिकल्स वाले हैं वो तो जब तक वो कहते हैं एक बच्चा, डॉक्टर साहब साथ बैठे हैं, एक बच्चा जो ऑपरेशन थिएटर है वहां पे जाके सिर्फ देख रहा है, एक बच्चा देखने के साथ उसको कर भी रहा है, तो उन दोनों में बड़ा फर्क होगा। बिल्कुल। ठीक है ना जी। अब एक बच्चे को आपने नोट्स बना के कि जी ये प्रैक्टिकल है, इसका ये ऑपरेटस है, ये इसका मेथड है, इसका ये नाम है, इसका ये प्रोसीजर है और फिर ये कैलकुलेशन यूं होनी है और रिकमेंडेशन और कंक्लूजन ये आना है, तो फिर वो सिर्फ वो कहने का मकसद ये है कि एक हाथ से कहना आप सिलाई मशीन ले लें, आप कहते हैं कि जी कपड़ा इस तरह आपने सीना है, ठीक है, अब वो जब तक कपड़े को काटेगा नहीं, उसको खुद अपने हाथ से सिएगा नहीं, तो कैसे वो सीखेगा? क्या वीडियो से उसको आप ट्रेन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन ये मजबूरी वाली सूरत है। अच्छा, इस पे बात करते हैं प्रोफेसर साहब। ऐसे बच्चों को डिग्री मिल जाएगी तो जाकर अमली तौर पर या फील्ड में जाकर क्या होगा, क्या फायदा होगा, या कुछ वो कहते हैं, वैसे तो कहते हैं फील्ड में जाकर सीखते हैं, थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है, हमारे यहाँ प्रैक्टिकली काम बहुत कम कराया जाता है। इस हवाले से बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, मूव करते हैं, कुछ सुना दो सानू। जरूर। एक गजल के चंद अशार हैं जी के। जी जरूर। अपनी सदाए कुन से कोई मौजज़ा बना, अपनी सदाए कुन से कोई मौजज़ा बना, फिर से जहान मालिक अर्ज़ो समा बना। वाह वाह, जबरदस्त। हटने लगी है ये जमीन अपने मदार से, जो आजकल के हालात हैं, हटने लगी है ये जमीन अपने मदार से, सूरज के इर्द गिर्द नया दायरा बना। जबरदस्त। या मुझको बंदगी का सलीका नसीब कर, या मुझको बंदगी का सलीका नसीब कर, या खाक में मिला के मुझे दूसरा बना। वाह जबरदस्त। और जैसे तेरा जमाल मेरे चार समत है, जैसे तेरा जमाल मेरे चार समत है,
तेरे चहार समत मुझे घूमता बना। वाह जी वाह, और जबरदस्त। मैं भी असा उठा के चला हूँ यकीन का, मैं भी असा उठा के चला हूँ यकीन का, दरिया को चीर मेरे लिए रास्ता बना। आह, जबरदस्त। दरिया को चीर मेरे लिए रास्ता बना, और कैसा हूँ क्या हूँ और कहाँ हूँ जहान में, कैसा हूँ क्या हूँ और कहाँ हूँ जहान में, किस्मत बनाने वाले मेरा जायचा बना। आए हाय, जबरदस्त। किस्मत बनाने वाले मेरा जायचा बना, और जैसे ये इंतजार बनाया है मुस्तकिल, जैसे ये इंतजार बनाया है मुस्तकिल, उम्मीद भी इसी की तरह देर पा बना, आहा, अपनी सदाए कुन से कोई मौजज़ा बना। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, यहाँ से मुझे यही आ रहा है कोई मौजज़ा हो जाए कि हमारे बच्चे जो है कुछ सीरियस हो जाए। अब इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो रवैया नॉन सीरियस हो गया है। यकीनन वाइस चांसलर साहब, आप जानते हैं पिछले दिनों में जब पेपर हो रहे थे तो बच्चों ने डिमांड की, स्ट्राइक की, सड़कों पे आए कि ऑनलाइन पढ़ाया तो ऑनलाइन जो है हम एग्जाम देंगे। तो यार ये बच्चों को क्या हो गया है, क्यों ऐसा चाहते हैं, क्या अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दिया उन लोगों ने? आप क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब इस हवाले? देखिए, जो सवाल है ये तो ऐसा है, रिसेंटली हम लोगों ने इस एक्सपीरियंस से सब लोग गुजरे हैं, तमाम इदारे गुजरे हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा, हम मुल्तान में बैठे हैं, मुल्तान के तमाम इंस्टीट्यूट्स में स्ट्राइक हुई बाकायदा। बिल्कुल। तो ये एक बदकिस्मती है कि हम आसानी वाला रास्ता अपनाते हैं और कोशिश करते हैं कि भाई हमारी नेक नामी बनी रहे, चाहे अंदर उसके जो भी खराबी है वो छुपी रहे और किसी को उसका पता ना चले। लेकिन खराबी है, वो ना छुप सकती है ना वो रह सकती है। अब कुछ इदारों में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब लड़कों ने डिमांड किया कि जी हमने ऑनलाइन एग्जाम देना है, तो कुछ इदारों में तो पहले वो तैयार बैठे थे कि ठीक है हमने ऑनलाइन आपका एग्जाम लेना है, सब तैयार बैठे थे। ठीक। कुछ इदारों ने थोड़ा रजिस्ट किया और रजिस्ट करने के बाद जब उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ देखा, ये अगर लड़के स्ट्राइक करते हैं, बच्चे हैं, वो इस तरफ माइल होते हैं और वो ऐसा करते हैं, तो उसके साथ निपटना तरीके से, प्यार से भी और नरमी से भी, गर्मी से भी, ये जहाँ पे इदारे का काम होता है वहाँ पे इदारे के जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट, उसका भी काम होता है। बिल्कुल। अब मैं अपने इदारे की बात करता हूँ, मैं आपसे शेयर करूंगा। जी जरूर। उसमें पता चला कि जी BZU में फतूहात मिल गई हैं, लड़कों को ऑनलाइन एजुकेशन का मुतालबा मान लिया गया है। ठीक है। पता चला जी किसी और जगह यूनिवर्सिटी में भी मुतालबा मान लिया गया और लड़कों को फतह नसीब हुई है। तो फिर मुझे पता चला कि भाई अब आपकी तरफ रुख है, और ऐसे लोगों का रुख है जिनका ताल्लुक भी नहीं बनता। ठीक है। बहुत सारे लोग रोड के लड़के एमर्सन कॉलेज जिसको कहते हैं, कि भाई वो अपने दोस्तों के साथ इज़हार यकजहती बना के और उसका सबूत देने के लिए मेरे इदारे के बाहर आ रहे हैं। ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया माजिद के साथ, ये कहानी हम सुनेंगे, बहुत अच्छी है, स्टोरी बन गई यार। एक जगह फतह हो गई, दूसरी जगह फतह हो गई, उसके बाद जो गठजोड़ हो गया, तो फिर क्या बना, इस पर बात करते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जरूर। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली साहब से बात हो रही थी कि वीसी साहब ने अपने स्टूडेंट्स को कैसे संभाला जब स्ट्राइक हर तरफ चल रही थी, तो क्या बना? मैं वहां से कंटिन्यू करता हूं जहां पे मैंने इसको खत्म किया था अपनी बात को। जी जरूर। तो पहले तो मैंने जब पता चला कि ये लड़के वहां पे मेन गेट पे जमा होना शुरू हो गए हैं, तो हमारा सबसे पहले हमारी जो प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि लड़के किसी तरह अंदर ना आए और उनको किसी तरह मुतमईन करके समझा बुझा के उनको वापस भेज दिया जाए। ठीक है। तो मैंने अपनी टीम को भेजा, और अपनी टीम को भेजा तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश की। मैंने स्ट्रेट अवे ये नहीं कहा कि हम आपका ऑनलाइन, वो तो उनका मुतालबा था, अगर मैं मान लेता तो बात ही खत्म थी। ठीक है। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई आप मुझे, अब टीम को भेजा कि आप उनसे ये पूछें कि आप रीजन बताएं कि आप ऑनलाइन एग्जाम क्यों देना चाहते हैं। ठीक है। और फिजिकल में आपको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। अगर आप हमें मुतमिन कर लें तो हम आपकी बात मान लेंगे, और अगर आप मुतमिन नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको हमारी बात मानना पड़ेगी। ठीक है।
तो हमने उनको दोनों एक टीम को भेजा सीनियर लोगों की, फिर टीचर्स को भी साथ भेजा। तो उनके साथ बात हुई, उनका सिर्फ एक ही मुतालबा था कि हमने ऑनलाइन देना है। उनका केस कमजोर था, वो अपनी बात को सिर्फ नाराबाजी से, शोर गुल से बनवाना चाहते थे। हाँ। और उनके पास कोई लॉजिक नहीं थी। मैंने उनको कहा आप हमें मुतमईन कर दें कि ऑनलाइन एजुकेशन एग्जाम हम इसलिए देना चाहते हैं और इसलिए हम फिजिकल इसलिए नहीं देना चाहते। मैंने कहा फिजिकल में आपका ये सवाल होगा कि कोरोना फैला हुआ है, वहां पे हम लड़के इकट्ठे होंगे, एसओपी पे अमल दरामद नहीं होगा, तो ये बीमारी के फैलने का खदशा है। मैंने कहा अगर आपका ये सवाल है, इसका हल हम आपको देते हैं। हम इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, यानी जो हम जो डेट शीट बनाएंगे, एक दिन एक डिपार्टमेंट को, और उसको जो डिस्टेंसिंग है उसकी वो प्रॉपर कर लेंगे, मास्क को जरूरी कर लेंगे, सैनिटाइजर को कर लेंगे। और वैसे भी मैंने वहां पे रखा हुआ है, वहां पे सैनिटाइजर गेट भी रखा हुआ है, वहां पे टेम्परेचर भी चेक होता है, मास्क भी अवेलेबल है। जिसके पास नहीं होता वो जो कॉस्ट है, उसकी जो परचेज कॉस्ट है, उसी के ऊपर हम उसको दे देते हैं। लेकिन अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं, वो आप ये कह सकते हैं कि 95% अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन साथ ये भी होता है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती, डॉक्टर साहब ये चूंकि नफ्सियात ये लोग बेहतर जानते हैं, कि मास्क भी है, हाँ, उसको जेब में रखा हुआ है, अपने बैग में रखा हुआ है, पहना नहीं है। ठीक है। और जब वो काली गाड़ी को देखते हैं, मैं घूमता फिरता रहता हूँ रोड्स के ऊपर अपने इंस्टीट्यूट के, तो फौरन निकाल के सर वो भूल गया था मैं। ठीक है। खैर उनको पहनना पड़ता है। जिस हद तक कोशिश होती है, बच्चे उनको समझाते हैं, बच्चों को प्यार से समझाया जाए, थोड़ा सा वो भी किया जाए, दोनों चीजें जरूर होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है। तो जब मैंने उनको सारा कहा, मैंने कहा कोरोना का मसला है तो उसका हम आपको हल बताते हैं। ठीक है। हम एक एग्जाम सुबह ले लेंगे, एक दोपहर को ले लेंगे, एक शाम को ले लेंगे, मुख्तलिफ क्लासेस का ले लेंगे और सेक्शंस का ले लेंगे और प्रॉपर डिस्टेंसिंग रख लेंगे। तो वो एक ही उनका था कि हाँ, बड़ा उन्होंने लॉजिक बताई कि चूंकि ऑनलाइन हमने पढ़ा है तो ऑनलाइन ही एग्जाम देंगे। ठीक है। मैंने कहा आपने पढ़ाया नहीं है। मैंने कहा भाई ऑनलाइन अगर आपने पढ़ा है तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे। मैंने कहा ये तो जरूरी नहीं होता। ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने का अगर आपने पढ़ा है तो चाहे ऑनलाइन एग्जाम दे चाहे दूसरा ले, आपको इतराज नहीं होना चाहिए। ठीक है। खैर 100 की एक वो मेरी बात में इवन मैं खुद भी चल के गया, उनको समझाने की कोशिश की। लेकिन कुछ बाहर के लोग, हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एनएफसी के, वो इतने नहीं हैं। होंगे 10-20 लड़के हर जगह होते हैं, लेकिन जो बाहर के जो मेहमान उन्होंने बुलाए हुए थे, वो मेहमान ज्यादा पुरजोश बता रहे थे। तो एक दिन पूरा उन्होंने स्ट्राइक की। शाम को मगरिब तक मैं भी बैठा रहा और वो भी वहां पे मौजूद रहे। तो मगरिब के वक्त मैंने पुलाव की 2 देगें मंगवाई। मैंने कहा सारे दिन ये खड़े रहे सड़क के ऊपर। पुलाव खाओ जी। मैंने मंगवाया, मैंने कहा ये भूखे प्यासे होंगे, तो बेशक ये एहतजाज कर रहे हैं, वो उनका हक बनता है, हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो किसी के बच्चे नहीं हो, वो हमारे बच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं। आप जाकर मैंने कहा 2 देगें मंगवाई, 2 देगें मंगवाई, उनको भेजा। मैंने कहा बच्चे खाना खाओ, आप चाहे सारी रात बैठे रहो, चाहे हफ्ता बैठे रहो। मैंने फिर जब सारे एफर्ट्स मैं कर चुका कि ये भाई किसी तरह मेरी और इदारे की बात ना हमें मुतमईन करते हैं, ना हमें सुनते हैं, ना अपनी जिद से जाते हैं, तो मैंने इंतजामिया को कहा, मैं कहा मेरी तरफ से गो अहेड है, आप ले आए, मैं आपको साइन करके देता हूँ, आप इनको यहाँ से डिस्पर्स करें। ठीक है। अब इंतजामिया रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी। अफसोस तो ये है कि तुम्हारा काम क्या है, तुम पंचायती हो, तुमने मुज़ाकरात कराने हैं, या तुमने करना क्या है। जब मैंने सारे एफर्ट्स बीइंग हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मैंने कर लिए हैं और मैं आपको कह रहा हूं कि सारा रिस्क मेरा है, जिम्मेदारी मेरी है, आप इनको डिस्पर्स करें यहाँ से। ये मेरी बात जब न बता रहे हैं, न उसको अपने केस को मजबूती के साथ बयान कर रहे हैं, न बात सुन रहे हैं, न मान रहे हैं, आप इनको डिस्पर्स करें, मैं आपको साइन कर देता हूँ। इसके ऊपर भी उनके पाँव नहीं ठहरे। पता नहीं किस किस्म की इंतजामिया मौजूद होती है। खैर वो उसके बाद पता चला जी एसपी साहब तशरीफ ला रहे हैं। ठीक है। मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह जी आए, मैं भी ऑफिस में था, वो भी आ गए। तो ये चीज दोबारा रिपीट हुई। उनके किसी तरह ख्वाहिश थी कि हमारे कंधे से ये बोझ किसी तरह उतर जाए, ये लड़के चले जाए। ठीक है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैंने उसका जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो खराब ना हो और लड़के इस बात के ऊपर आ जाए कि फिजिकल एग्जाम दें। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, जिद्दी हैं, मानने वाले नहीं। एंड क्या हुआ बताएं, क्योंकि प्रोग्राम एंड होने वाला है। एंड ये हुआ कि मैंने उनको दोनों चॉइस दे दी। ठीक है। मैंने कहा जब तक 100% आपका ये छुट्टियां है या इदारे बंद हैं,
उस दौरान में 1 हफ्ता रहता था उसको। मैंने कहा इस दौरान में आपका मैं लूंगा ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है। मैंने एक परफॉर्मा बयान कर दे दिया। ठीक है। कि जिसने ऑनलाइन ऑप्ट करना है वो साइन कर दे, जिसने दूसरा करना है फिजिकल वो साइन कर दे। और मैंने कह दिया, मैंने कहा ऑनलाइन वाले वो पेपर सख्त होते हैं, डॉक्टर साहब जानते हैं। ठीक है। कि जब भी ऑनलाइन हमें पता होता है उन्होंने क्या करना है। ठीक है। ऑनलाइन पेपर सख्त बनाते हैं। मैंने कहा भाई ऐसा होगा कि आप बुक्स उठा के पढ़ लें, आप फिर भी आप मजे में नहीं रहेंगे। ठीक है, गुड। ठीक है जी। तो 100 लड़के ऑनलाइन पे, इन शॉर्ट बताऊं, ठीक है, 4000 में 100 लड़का ऑनलाइन आया और 3900 लड़का है वो फिजिकल पे आया। वाह जी वाह, कामयाबी हुई आपको, मुबारक हो। ये हिकमत अमली जो है आपने अपनाई, और वीसी है, लाजिम बात है, डिसीजन लेना था और डिसीजन मेकर है, तो जबरदस्त, बहुत खूब। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं और कुछ दुखी शायरी का मूड अच्छा, होता है। पहले तो ये सर की बड़ी मुझे बहुत अच्छी इनकी इंतजामी सलाहियत है माशाल्लाह। और वो मुझे एक बात ध्यान में आ रही थी कि जहाँ 4 बंदे अब इकट्ठे हो जाएं तो बिरयानी की प्लेट, पुलाव की देखें जो है ना बन गया। अगले दिन तो वो ज्यादा आए होंगे फिर पुलाव की देख। वो मैं अगले उसमें बताता हूँ आपके पास। बहुत चलिए, आपकी फरमाइश पे वैसे मैं ये दुखी शायरी का मुझे याद करने जा रही थी, वो जो टीनेजर मोहब्बत जो है उसको याद करते हैं आज। न तसल्ली, न तशफ़ी, न दुआ, कुछ भी नहीं। वाह। न तसल्ली, न तशफ़ी, न दुआ, कुछ भी नहीं। कोई शिकवा, न शिकायत, न गिला, कुछ भी नहीं। जबरदस्त। खुल्क था, हिफ्ज़ मरातिब था, तकल्लुफ था मगर। हाँ। खुल्क था, हिफ्ज़ मरातिब था, तकल्लुफ था मगर। मुद्दतों बाद मिले भी तो मिला कुछ भी नहीं। जबरदस्त। आइए बैठिए फरमाइए कहिए के सिवा। हाँ। आइए बैठिए फरमाइए कहिए के सिवा। देर तक बात हुई और कहा कुछ भी नहीं। ठीक। लफ्ज खाली हो तो आवाज बहुत करते हैं। लफ्ज खाली हो तो आवाज बहुत करते हैं, बस वही शोर सुना और सुना कुछ भी नहीं। और तूने अहवाल ही पूछा नहीं वरना कहते। तूने अहवाल ही पूछा नहीं वरना कहते, और सब ठीक है बस तेरे सिवा कुछ भी नहीं। वाह जी वाह, जबरदस्त। और इतना बरसे तेरी तस्वीर बनाते हुए अश्क। दुखी आपने कहा ना तो जरा अब अश्क भी आ गए। इतना बरसे तेरी तस्वीर बनाते हुए अश्क, बह गए रंग सभी और बना कुछ भी नहीं। न तसल्ली, न तशफ़ी, न दुआ, कुछ भी नहीं। आइए बैठिए तशरीफ रखिए। आइए बैठिए फरमाइए कहिए के सिवा। ये लफ्ज मुझे बहुत अच्छे लगे। देर तक बात हुई और कहा कुछ भी अब बस यही लफ्ज रह जाते हैं। जी यही कुछ है ना, कहने को कुछ ना हो तो फिर यही रह जाता है। कुछ ना हो, लेकिन आप लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत अच्छा लगा। पीसी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। क्या मैसेज जाएगा आज के दिन, क्या कहेंगे देखने वालों को पीसी साहब? देखिए, मैसेज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन टाइम को भी ख्याल रखा जाता है। हर आदमी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे, बिल्कुल उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ निभाए, और बेस्ट तरीका है तब्दीली ले आने का या मामलात को ठीक करने का या मामलात को सुधारने का, कि जो किसी की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर ये होता है कि अपने काम छोड़ के दूसरों की बात के ऊपर हम जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। और मेरे ख्याल में बेस्ट हल यही है कि रात को सोते हुए आप अपने गिरेबान में झांकें और देखें कि आपने सारा दिन क्या किया। थैंक यू। और अगर हर आदमी इस चीज को रियलाइज करना शुरू कर दे और अपना मुहासबा खुद करना शुरू कर दे, तो मेरे ख्याल में हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। थैंक यू प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वीसी साहब, आपने टाइम दिया, वक्त दिया, और फिर आपसे टाइम लेंगे इस वादे के साथ। थैंक यू। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपसे प्रोफेशनल बातें कुछ की नहीं है, आपने भी हमें वक्त देना है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।